500 साल पहले जब वर्ल्ड कल्टीवेशन और डीमन बैटल्स ये दोनों में ही काफ़ी आमना सामना होता था। सारे कल्टीवेटर्स मारे गए थे। सिंगल कल्टीवेशन सेक्ट सब कुछ तबाह हो गया। सारी दुनिया तबाह हो रही थी। तभी हम देख पाते हैं एक आदमी को जिसका नाम है हाउस ऑफ डू पॉइंट, जिसे मेयर बोल सकते हैं। इसके टेलीकिनेसिस के लेवल सी की पावर है और वो बताता है कि अगर तुम्हें सच में ताकतवर बनना है तो तुम्हें ये सब जी जान से करना होगा, नहीं तो तुम फेल हो गए तो तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाला जाएगा। तभी हम एक खतरनाक सी लड़की को देख पाते हैं जो कि ये बताती है मॉन्स्टर कोर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, एक खजाना है डिमोनिक मॉन्स्टर्स का, जिनके कारण होली क्रॉस चर्च में लगाया जाता है। 3 मॉन्स्टर कोर्स लेवल के है, यानी कि समझा जाए तो वो एक असासियन है। और उसके बाद हम तीसरे को देख पाते हैं जिसको बोला जाता है कि यहाँ पर कठिनाई बहुत है ओनेक्स सी हाउस में, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक मेज जो कि एक लड़की है और वो बोलती है कि ये जंगल काफ़ी डरावना है, इसीलिए तुम्हें हमेशा निडर रहना पड़ेगा। हम देख पाते हैं कि ये लोग काफ़ी पावरफुल लोग हैं जो कि इस दुनिया में बच गए और ये दुनिया को एक वर्ल्ड ऑफ मैजिक बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक कल्टीवेटर जो कि 5000 सालों तक सोया हुआ हूँ। हम देख पाते हैं हमारे मेन हीरो को जो कि ध्यान की मुद्रा में होता है और वो बोलता है कि जब मैं अपनी नींद से उठा तो मुझे पता चला कि मैं ही लास्ट कल्टीवेटर हूँ इस दुनिया का, जो कि काफ़ी खतरनाक बात है। हमारा हीरो बोलता है जैसा हमने बोला था कि हम सारे मॉन्स्टर्स को मारेंगे जो कि लिंग वैली में है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी को भी भागने नहीं दूंगा। हमारा मॉन्स्टर थोड़ा सा लालची है, यानी कि हमारा हीरो, जिसे हम मॉन्स्टर भी बोल सकते हैं। हालांकि वो पैसों के पीछे भागता है और उसके लिए ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वो ये भी बताता है कि कुछ मुझे अजीब से कंपेनियंस मिले हैं जिनके पास अलग अलग तरह की कला है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है। यहाँ ये माना जाता है कि एक मॉन्स्टर रहता है जो कि किसी का सांस लेना भी जुल्म कर देता है। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे से एक ड्रैगन रहती है और हीरो बताता है सुन सुन, और उसके बाद हीरो बताता है कि 1000 और 1000 ईयर से वो कल्टीवेशन आर्टिफैक्ट्स में काम करता आया है। सीक्रेट कल्टीवेशन आर्ट्स, उसे सब कुछ पता है और सब चीज़ों को ये इस्तेमाल कर सकता है। हम देख पाते हैं कि स्वॉर्ड भी उसका वेलकम बैक कर रही होती है और वो बोलता है यू लॉन्ग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हम देख पाते हैं हमारा हीरो बोलता है कि मेरे पास एबिलिटी इतनी है कि मैं इस पूरी दुनिया में राज कर सकता हूँ। 5 थंडर में मिथिकल आर्ट्स, मतलब हमारा जो हीरो है वो हर तरह के आर्ट्स में निपुण है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को काफ़ी हम्बल रखता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक हिंडरेंस को। हिंडरेंस एक तरह से एक वैम्पायर टाइप की मॉन्स्टर होती है। वो बोलती है वाओ, मुझे पता नहीं था कि लिंग वैली के इतने अंदर तक कोई आ भी सकता है। और उसके बाद तभी वो लड़की घबरा जाती है और बोलती है ये क्यों आई है, मुझे उम्मीद है क्योंकि उसका कल्टीवेशन मैजिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हीरो है वो सबको बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा होता है और बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मार रहा होता है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं और हमारा हीरो बोलता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनको दोबारा से जागरूक करूं। हम देख पाते हैं एक लॉस्ट फॉरेस्ट को जहाँ पर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसके बगल में मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली में ये गॉब्लिन्स है। एक गॉब्लिन उसको ख़त्म करने के लिए तुरंत ही स्वॉर्ड मारता है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि एक मून वाली रात रहती है। ये फॉरेस्ट असल में एक बहुत ख़तरनाक फॉरेस्ट है जहाँ पर इंसान अगर गुम हो गया तो उसके रिटर्न करने का कोई चांस नहीं है। और दूसरी तरफ वो दोनों नाइट बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये विलेज के क्वेस्ट में हमें जहाँ तक जाना है और फॉरेस्ट में जाकर कम से कम एक गॉब्लिन को तो ख़त्म करना है और उसे लेके आना है। दूसरा दोस्त बोलता है उम्मीद है कि हमें ये जल्दी करना होगा। तब वो जो लड़की है यानी एक मैजिशियन, वो बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ क्योंकि चर्च में मुझे प्रैक्टिस नहीं करने मिलती है अपने मैजिक की। इसका नाम है कैथरीन, ये D रैंक की मैजिशियन है और होली क्रॉस चर्च की है। तभी हम देखते हैं गाने और ध्वनि की आवाज़ आती है। वो लोग बोलते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है जो हमिंग कर रही है। तभी हम देखते हैं ये हमारा हीरो रहता है जो कि बोलता है लगता है मैं तुमसे आगे आ गया हूँ। और उसके बाद वो लोग देखकर बोलते हैं कि अरे शायद मैंने इन्हें कहीं तो देखा है। हाँ,
ये मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ सकता है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कमीशन दूंगा, उम्मीद है कि तुम मेरे साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकते हो। वो दोनों बोलते हैं कि मुझे इसके 4 तरीके ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमें मुसीबत में पड़वा सकता है। एक लड़का बंदूक टान रहा होता है और बोलता है कि तुझे पता भी है कि तू कौन से स्टेट में बातें कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि तेरी दिमागी संतुलन सही है या नहीं, लेकिन अकेले मॉन्स्टर से तू नहीं लड़ सकता। वो तुरंत ही उसे चेक करता है और 0 आता है, यानी कि इसका मेंटल स्टेट ऑर्डिनरी पीपल से 5 गुना कम है। ये चीज़ें सोच के वो लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर होते हैं उनका भी ग्रेड 1 होता है और इस हीरो का कुछ नहीं। तब जो हमारा हीरो है यानी QI, वो बोलता है मेरे मेंटल स्टेट को लेकर क्या, मैं कभी भी ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो बस मॉन्स्टर्स को मारना चाहता हूँ, मैं अभी भी मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। वो लोग उस पर बुरी तरीके से हंसते हैं और उसे गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि तुम कैसे मार सकते हो उसे। तभी जो मैजिशियन है वो बोलती है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशल एबिलिटीज़ इस्तेमाल करने के लिए, इसी के कारण तुम मॉन्स्टर से लड़ पाओगे। और उसके बाद उसे ये भी समझाती है कि 1000 साल पहले से ही ह्यूमन की मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है और ज़्यादातर मॉन्स्टर से लड़ने के कारण वो अपना संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण मानसिक शक्ति इंसान को रोकने और अपने आप पे संयम रखने में काबू करती है। वो ये भी बताती है कि मेंटल स्टेट बहुत सारे महान लोगों ने ही बनाया है ताकि ह्यूमन की रैंक भी डिसाइड हो सके, जिनमें से रैंक S, A, B, C और D और E रहता है, जिनमें से हमारा हीरो भी फिलहाल कुछ में भी नहीं है। तभी उसमें से ही एक लड़का बोलता है कि मिस कैथरीन, स्टीव फैमिली की तरफ से D रैंक मैजिशियन इतनी यंग एज में बनना काफ़ी कमाल की बात होती है, आप आराम से मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर लेंगे, आप हमारे बिना आगे बढ़िए। दूसरी तरफ हमारा हीरो होता है वो मस्त अपना गाना गुनगुनाते हुए जा रहा होता है और उसके बाद हमारा हीरो से वो लड़का बोलता है कि तू मेरी बातें सुन रहा है। तभी हमारा जो हीरो रहता है उससे गंदे इशारे करता है और लड़की बोलती है कि बस इनफ करो, वो अपना मरने के लिए जा रहा है तो उसे जाने दो। वो लोग उसकी बातें मान लेते हैं, लेकिन लड़की सोचती है कि इसका मेंटल स्टेट अभी 0 है और उसके बाद ये ग्रेड 1 में भी नहीं है, लेकिन आखिर ये करने की सोच क्या रहा है, क्या ये सच में मॉन्स्टर्स को मारने ही जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे नाइट्स मिलकर मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं और मैजिशियन ये सब देखकर बोलती है कि वाटर स्पिरिट्स प्लीज़ मेरे कॉल्स का जवाब दीजिए, हम चाहते हैं कि जितने भी वाटर स्पिरिट्स हैं वो हमारे साथ इस इविल को लड़ने में हमारी मदद करे, होली पावर हमें दे। तभी हम देखते हैं स्टीव फैमिली का सीक्रेट मैजिक उजागर होता है, जिसको ग्रेट काउंटर वर्फुल भी बोलते हैं, जो कि एक वाटर मैजिक है। हम देखते हैं तुरंत ही वो सारे गॉब्लिन्स ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कमाल की बात है, मिस कैथरीन से कोई भी गॉब्लिन बच नहीं सकता है, मिस कैथरीन तो हमारे अलावा कुछ नहीं, मेरा मतलब हम उनके अलावा कुछ नहीं। हमारा हीरो बोलता है कि ये लोग कितनी बकर बकर करते हैं और उसके बाद वो हीरो उनके पीछे ही रहता है, लेकिन फिर सोचता है कि पीछे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे ही रह जाता हूँ। कम ऑन इधर देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है। हीरो देखता है एक टेम्पल को, वो टेम्पल की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। हमारा हीरो बोलता है सबको कि चौकन्ने रहो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी उनमें से ही एक नाइट बोलता है अरे डरने की क्या बात है जब मिस कैथरीन और हम आपके साथ हैं। मिस कैथरीन को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, कौवे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक में रहते हैं, चूहे भी कम नहीं हैं और हम देख पाते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि दांत भींच रहा होता है। मिस कैथरीन आगे बढ़ रही होती है, तभी वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाती है और चौंक कर जब देखती है तो वहाँ पर हमें गॉब्लिन बॉस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक भी है और वो गॉब्लिन बॉस काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से उसे देख रहा होता है। एक नाइट बोलता है कि ये तो गॉब्लिन बॉस है, 1 ग्रेट गॉब्लिन है और दूसरी तरफ कैथरीन बताती है कि इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। तभी एक नाइट चुप मार के उसके आगे जा रहा होता है, तभी कैथरीन बोलती है उसके आगे मत जाओ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो नाइट उसके आगे आ जाता है और मन में सोचता है कि ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है, कभी तो देखा है। फिर उसकी उंगली करने लगता है, जिसके कारण उसका घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता और वो बोलता है कि सच कहूँ तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है ये मॉन्स्टर अब कोई काम का नहीं है, शायद लगता है ये ख़त्म हो गया है। तभी मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ हमारा हीरो बोलता है सावधान रह, अपनी मौत से मत खेर। तभी हम देखते हैं तुरंत ही एक फटका लगता है और वो जो नाइट रहता है उसकी कहानी ख़त्म ही होने वाली रहती है, क्योंकि उसका एक हाथ ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है अरे ये क्या हुआ। हम देखते हैं वो गॉब्लिन और भी अग्रेसिव हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं ये मॉन्स्टर जिंदा कैसे है।
हम देख पाते हैं वो गॉब्लिन को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमें अब पता चलता है कि वो ग्रेड 3 का डीमन बीस्ट गॉब्लिन चीफ है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हम देखते हैं वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। नाइट की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो लोग दुम दमा के भागने की कोशिश करते हैं। बेचारी वो दोनों तो डर के मारे ही बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद तुरंत ही वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद वो आगे चली जाती है और वो लड़की सोचती है कि मैं गॉब्लिन से लड़ूंगी, लेकिन मुझे इसके लिए मैजिक की ज़रूरत है। वो अपनी पावर समन कर रही होती है और गॉड से स्पेल बोलने की मदद मांगती है। तुरंत ही वहाँ पर हम वाटर शार्क को देख पाते हैं, जो कि गॉब्लिन को ख़त्म करने के लिए आया है। लेकिन पानी के हमले से हमें नहीं लगता है गॉब्लिन को कुछ होगा। ऐसा बात देखकर मिस कैथरीन भी काफ़ी ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है। तुरंत ही गॉब्लिन एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस कैथरीन वाटर शील्ड लगाती है और एक मुक्का पड़ते ही मिस कैथरीन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। कैथरीन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, क्योंकि गॉब्लिन अब उसे ख़त्म करने वाला है। और दूसरी तरफ उसे बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस हो रहा होता है कि वो इतनी ताकतवर होने के बाद भी बेचारी इस कमज़ोर को बचा नहीं पाएगी, यानी हमारे हीरो को। गॉब्लिन तुरंत ही उस पर तलवार से हमला करता है और कैथरीन बहुत ज़्यादा ही दुख में रहती है। लेकिन तुरंत ही वो जब देखती है तो हमारा हीरो उस गॉब्लिन की तलवार को अपनी बस एक उंगली से ही रोक देता है। गॉब्लिन भी ये देखकर थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं पर तेरा बाप तो अकेला ही आता है। और उसके बाद जो लड़की रहती है यानी कि कैथरीन, वो बोलती है कि आखिर इसने मुझे बचाया तो बचाया कैसे? एक अटैक को एक उंगली से रोकना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी वो हीरो बोलता है कि क्या तुम हिल सकती हो? तब वो बोलती है हाँ, मैं हल्का फुल्का हिल सकती हूँ। तभी हमारा हीरो बोलता है प्लीज़, मैं चाहता हूँ तुम पीछे हट जाओ ताकि तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे। कैथरीन पेड़ के पीछे छुप जाती है और हीरो बोलता है हाँ, ये बेहतर रहेगा। अब तुम बताओ गॉब्लिन बाबू कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम तो मासूमों को ख़त्म करने के फेरे में हो, क्या तुम भूल गए हो? हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना हीरो एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। गॉब्लिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तुरंत ही बिजली का एक तेज झटका लगने वाला होता है उसे, और हमारा हीरो पता नहीं क्या चिल्लाने की कोशिश करता है और बोलता है हेवनली लाइटनिंग। और तुरंत ही बहुत बड़ी सी लाइटनिंग उस गॉब्लिन के पास लगती है। गॉब्लिन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कैथरीन बोलती है इनक्रेडिबल, इतनी खतरनाक पावर और हेवनली लाइटनिंग, ये पावर नॉर्मल लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है चलो अब सब ठीक है तो तुम आगे आ सकती हो, और वो बोलती है ओके। हम देखते हैं हमारी जो कैथरीन है वो ये देखकर शॉक्ड होती है कि वो गॉब्लिन की फील्डिंग सेट हो गई है, लेकिन वो ये भी देखकर शॉक्ड रहती है कि आखिर रैंक 3 का डिमोनिक गॉब्लिन बॉस एक बिजली के झटके से कैसे हार गया, क्या इसका मैजिक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उसके बाद दूसरी तरफ वो ये भी बताती है कि सालों प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई इतना माना कलेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ जो कैथरीन है वो थोड़ा सा शर्मा भी रही होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कैथरीन को समझ आ गया है कि कौन असली बॉस है। वो दोनों भाई जब देखते हैं ये गॉब्लिन को तो बोलते हैं कि आखिर उसके पास इतना ज़्यादा माना कैसे है जिससे वो उस गॉब्लिन को मार सके। तभी वो लड़की बोलती है उसे ऐसा मत कहो, असल में उसने हमें बचाया है। कैथरीन थोड़ा सा शर्मा भी रही होती है और ये भी बोलती है कि हालांकि मुझे पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वो हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर और कई गुना काफ़ी ज़्यादा अलौकिक भी है। हम देखते हैं वो ध्यान कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ वो दोनों नाइट्स आते हैं और बोलते हैं कि ओए सेवियर, ये एडमिट करते हैं हम कि हमने लास्ट नाइट को बहुत ज़्यादा गलती की थी, लेकिन उम्मीद है कि हमारे घाव ज़्यादा ना हो। हम चाहते हैं कि जितने भी मार्शल डिमोनिक बीस्ट है उनमें आप हमारी मदद करें। तब ही हम देख पाते हैं हमारे हीरो को, जो कि बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपना चारा बनाना चाहते हो? तभी वो बोलते हैं हम आपको चारा नहीं बनाना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ताकत है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ में एक टॉयनेल ऑफ रैंक 1 गॉब्लिन होता है ना, यानी कि गॉब्लिन की नाखून, वो उसे दे देता है और बोलता है ये गॉब्लिन की नाखून है, उम्मीद है कि ये तुम दोनों के लिए काफ़ी सही रहेगी। नाइट बोलता है मैंने अपनी हाथ का कुर्बानी दिया बस खाली एक नाखून के कारण। हीरो बोलता है शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे घाव को भर दिया था, नहीं तो फिर तुम्हारी फील्डिंग भी सेट हो जाती। थोड़े लंबे समय के मेडिटेशन के बाद हमारे हीरो बोरिया बिस्तर लेकर यानी उस गॉब्लिन को पैक कर कर बेचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उससे उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। कैथरीन बोलती है कि बस तुम ऐसे ही चले जाओगे? तब हीरो बोलता है हाँ, मुझे पैसे भी तो लेने हैं। और कैथरीन बस उसे प्यासी नज़रों से देख रही होती है।
दोनों नाइट में से एक नाइट बोलता है कि हमने रात दिन अपना खून पसीना बहाया, अपनी जान की बाजी लगाई और हमें क्या मिला, सब तो वो ले गया। तब वो दूसरा बंदा बोलता है शांत रहो शांत रहो, इसने मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट नहीं लिया है। तुम्हें पता है लास्ट नाइट मुझे लगता है कि डिमोनिक बीस्ट थोड़ा सा फेमिलियर लगा मुझे ऐसा लगता है कि गॉब्लिन जो चीफ है उसकी बाउंटी लिस्ट में हंटर एसोसिएशन में हम चले गए और ये दावा किया नाखून दिखा के हमने उसे ख़त्म किया तो हमें पैसा मिलेगा। तभी दूसरी तरफ जो ये बातें है हीरो सुनकर बोलता है जैसा मैंने सोचा कि बॉडी को मैं फेरो सिटी पर लेके भी गया तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग बोल रहे होते हैं कि उसको बदले में ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी दूसरी तरफ हीरो बोलता है कि तुम लोगों ने क्या कहा, आगे तुम लोग को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। हम देख पाते हैं एक खूबसूरत सी फेरो सिटी को जहाँ पर हीरो, नाइट और कैथरीन रहते हैं और वो लोग एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, जिनके कारण रैंक 3 का डिमोनिक गॉब्लिन देने के कारण उन्हें 1000 स्पिरिट्स स्टोन मिलते हैं और एक रॉयल गॉब्लिन के पास एक स्वॉर्ड भी होती है जिसके 150 स्पिरिट्स स्टोन होते हैं। हमारा दोस्त बोलता है कि इस बीस्ट मटेरियल के लिए 150 स्टोन केवल बस। तभी दूसरी तरफ वो दुकानदार बोलता है आपके तकरीबन 1300 स्पिरिट स्टोन हुए सर, आप ये ले सकते हैं। हमारा हीरो बोलता है नॉट बैड, अब तो लगता है मैं भी अंबानी बन जाऊंगा। हमारे हीरो लालची है क्योंकि ज़्यादातर उसे पैसों से ही मतलब है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि स्पिरिट स्टोन्स एक करेंसी होती है जो कि वर्ल्ड ऑफ कल्टीवेशन में काम आएगा। जैसे हमारे यहाँ रुपया, वहाँ पे पैसा। हम देखते हैं वो दोनों लोग रो देते हैं क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा होता है। हमारा हीरो उसे 30 कॉइन्स दे देता है और बोलता है लो ऐश करो। वो लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे थैंक यू सेवियर, आपने तो दिल खुश कर दिया। और दूसरी तरफ वो बोलता है ठीक है अब मैं कभी नहीं मिलने वाला हूँ। तभी कैथरीन उससे रोक देती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है जाने से पहले क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमारा हीरो भी बोलता है कि लोग मुझे प्यार से इस जोंग ताइन सोन बुलाते हैं, आप मुझे झोंग बुला सकते हो। और उसके बाद हम देख पाते हैं एक रूम फेरो सिटी का जहाँ पर हमारा हीरो रह रहा है और वो बोलता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गॉब्लिन चीप के अच्छे पैसे मिले हैं, लेकिन सच कहूँ तो इससे भी बड़े बड़े हथियारों को मैं मार सकता हूँ। हालांकि दूसरी तरफ वो देखता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन में काम आती है और वो उसी के लिए ध्यान लगा रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि अगर मैंने वैसे ही बहुत सारे गॉब्लिन्स को ख़त्म किया तो फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। हमारा हीरो नहा ही रहा होता है और उसके दिल में एक पावर सर्कुलेट हो रही होती है जो कि असल में उसकी रिंग की पावर है। तभी हम देखते हैं वही रिंग से एक लड़की प्रकट हो जाती है और वो बोलती है मास्टर बहुत समय बाद मिले, 5000 साल के बाद फाइनली मैं आपको देख पा रही हूँ और यह है 9 टेल फॉक्स बाइक विंग। और वो बोलती है अरे आप तो नहा रहे हो, क्या मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हमारा हीरो उससे ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही वो लड़की आती है और बोलती है कहिए तो मैं आपकी बॉडी की मसाज कर दूँ क्या, या फिर आप कुछ और भी करवाना चाहेंगे। और उसके बाद वो बोलती है कि अगर आप चाहे तो फिर मैं आपको किस कर सकती है और वो उसे किस भी कर देती है। अबे यार ये क्या चल रहा है। हमारा हीरो बोलता है ये सेंसेशन काफ़ी कमाल की है, उसकी लिप्स उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही है। वह उसके बाद उसकी आँख खुलती है तो फिर वो बोलता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो घबरा कर बोलती है अरे आप उठ गए क्या, अरे आप भूल गए क्या, आपने मुझे ख़त्म किया था, आप मुझे जानते नहीं, आपने मुझे कैद कर दिया था। तभी हमारे हीरो को याद आता है अच्छा तुम तो फॉक्स हो जिसको मैंने पेंडेंट में डाला था। और उसके बाद उसे कुछ याद आता है, 9 टेल फॉक्स बोल रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे और हैंडसम है, क्यों ना मैं इनके साथ आज समय ना वेस्ट करते हुए कर ही लूँ। तभी दूसरी तरफ हीरो बोलता है कि क्या बातें कर रही हो तुम, और आखिर तुम क्या खेलना चाहती हो। दूसरी तरफ वो बोलती है मास्टर आप अकेले बात में थे, हम वहाँ पर 2 लड़कियों को देख पाते हैं और वो बोलती है कि हम मसाज में काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए हम आपकी बोरियत को भी दूर कर सकते हैं। हमारा हीरो की तो मौज हो गई है जी। और वो लड़कियाँ वो बोलती है कि आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, आपके मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा ही कमाल के हैं। और उसके बाद वो उन्हें रिझाने लगती है और दूसरी तरफ 9 टेल फॉक्स उन्हें बस ऐसे ही देख रही होती है और बोलती है कि अब मैं क्या मदद करूँ इनकी। झोंक उठ जाता है और उसका पप्पू दिख जाता है और उसके बाद उसके पप्पू को देखने के कारण 9 टेल फॉक्स बेचारी बेहोश हो जाती है।
हीरो बताता है कि असल में तुम एक फॉक्स स्पिरिट हो जो कि पहले लोगों को परेशान करते थे, इसीलिए तुम्हें श्राप मिला और तुम इस पेंडेंट में कैद हो गई थी, और जब मैंने तुम्हें टच किया तो उसके बाद तुम आज़ाद हो गई। ये बात सच है ना? वो फॉक्स स्पिरिट बताती है कि हज़ारों साल से मैं सोई हुई थी, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा तेज है जिसके कारण मैं उठ गई, और मुझे लगा नहीं था कि मैं आपके साथ कभी आ पाऊंगी और आपको देख पाऊंगी। वो पूछती है कि क्या आप कल्टीवेटर हो? तभी जोंग बोलता है हाँ मैं हूँ। तभी दूसरी तरफ वो फॉक्स बोलती है, जहाँ तक मुझे सुना था कि जितने भी कल्टीवेटर्स है अब उस दुनिया में नहीं है। 5000 साल पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बता रही होती है कि एक बहुत भारी लड़ाई होती है कल्टीवेटर्स और डीमन को क्लैन में, जिनमें से वो दोनों में बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाता है और उनका ऑरा भी ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण अब यहाँ पर कोई कल्टीवेटर है ही नहीं और उनकी जितनी भी रेसेस थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा वो बता रही होती है। हम देख पाते हैं फेरो सिटी का पब्लिक स्क्वायर, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई चीज़ का सेलिब्रेशन होने वाला है, शायद कोई ट्रेजर का। दूसरी तरफ हमारा हीरो बोलता है फॉक्स से कि जल्दी चलो, हमें भी मस्तियाँ करनी चाहिए, और वो दोनों भी आगे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं जो सैनिक को जो कि उस जगह को घेर के रखे हुए है, वो बताता है कि यह है एक पवित्र स्वॉर्ड, जो भी इसे उठाएगा वो काबिलियत तारीफ कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर किसी के अंदर भी इतना दम नहीं है कि वो इसे उठा ले। हालांकि कौन जानता है कि किसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। एक बुढ़ा बोलता है कि सच कहूँ तो इसे मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेरी लाइफ में मैं इसे उठा नहीं पाया। लड़की बोलती है अंकल आप तो काफ़ी इनक्रेडिबल हो, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत की है। वो बोलता है लिटिल गर्ल सच कहूँ तो तुम शायद कोई विदेशी होगी, लेकिन यहाँ पर तुम ये ट्राई करना चाहोगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजारों साल पहले की ये स्वॉर्ड है जो कि एक सेक्रेट स्वॉर्ड मानी जाती है, और वो एक तरफ लड़ाई के दौरान इस जगह पर गाड़ दी गई थी। हम देखते हैं सारे लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कोई नहीं उठा पाता है। उसे जो भी उठा पाएगा उसका माना उतना ही ज़्यादा ताकतवर कहलाएगा। फॉक्स बोलती है कि जोंग आपको क्या हुआ है? क्या आप इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे हैं? दूसरी तरफ जो जोंग रहता है वो बोलता है ये तलवार मुझे लगता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। तब हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड एक तरह से कुफवार है जिसे कुछ लोहार ने बनाया है, और वो चाहते हैं कि वो इस स्वॉर्ड की शार्पनेस को इतनी ज़्यादा तीखी कर दे जिसके कारण ये कोई भी धातु को सील कर सके। लेकिन उसके बाद वो ये भी बताता है कि ये स्वॉर्ड अपने ऑनर को चुनेगी, और उसका ऑनर जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर पाएगी। और उसके बाद वो ये भी बताता है कि जो इस स्वॉर्ड का वर्दी होगा वही इस स्वॉर्ड को हासिल कर पाएगा। दूसरी तरफ जो जोंग है वो बोलता है अरे ये तो मेरी तलवार है। सच कहूँ तो आज से हजारों साल पहले ग्रेट कल्टीवेटर्स के दौरान ये मेरे पास थी, मैंने इसे कहीं रख दिया था। दूसरी तरफ फॉक्स बोलती है क्या ये सच है? मानो या न मानो, लेकिन मुझे इसका नाम याद है। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का नाम बताता है जिसका नाम है हाओलोंग। हाओलोंग असल में एक लेजेंडरी चाइनीज ड्रैगन है जिसकी पावर्स और एबिलिटीज़ रेन और बरसात को कंट्रोल कर सकती है, बरसात और बाढ़ को। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, सैनिक उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है, इसे केवल लोकल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉक्स इसको देखकर गुस्सा हो जाती है कि जो स्वॉर्ड का मालिक है वही इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि इसकी हड्डी तो देखो, इतना पतला दुबला इंसान है, क्या सच में ये स्वॉर्ड को उठा भी पाएगा? मुझे तो लगता है इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड सच कहूँ तो काफ़ी ब्रेव ट्रायल में इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अपने आप को वर्दी साबित करना है तो इस स्वॉर्ड को उठाना पड़ेगा। हालांकि कोई ऐसा काम नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ वो उसकी टांग खींचते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेरो सिटी में हम रहते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं? आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि आप उतने क्वालिफाइड नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ जो जोंग है वो ज़्यादा गुस्सा नहीं होता और बोलता है मैं ना ही कोई चारों बड़ी ख़ानदान से आता हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ जो दो सैनिक है वो बोलते हैं हम आपको यहाँ पर एंटर करने के लिए नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें कैथरीन देखती है और वो बोलती है कि ये तो मेरे हॉनर गेस्ट है, आप लोग इससे सलूकी क्यों कर रहे हैं?
तो वो दोनों सैनिक घबरा जाते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कीजिएगा मैडम जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिएगा कैथरीन मैम। और हम देख पाते हैं कैथरीन जो कि स्टीव फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है, और सच कहूँ तो उसके कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद वो शर्मा कर बोलती है झोंग झोंग ताइसुन, क्या तुम सच में उस सेक्रेट स्वॉर्ड्स को उठाना चाहते हो? तो वो बोलता है एग्जैक्टली, लेकिन ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। कैथरीन बताती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन फेरो सिटी के रूल्स के हिसाब से जो भी पास करेगा ट्रायल ऑफ ब्रेव को, वही क्वालिफाई कर सकता है इस शॉट को खींचने के लिए, और मुझे लगता है ये नियम सालों पहले का था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ जोंग गुस्सा होता है और बोलता है अपनी तलवार को लेने में क्या दिक्कत हो रही है। तभी फॉक्स बताती है कि मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर ट्राई करना चाहिए, वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसा किया और आप पास हो गए तो आपको पैसे भी मिलेंगे। और दूसरी तरफ कैथरीन बोलती है कि मैं हूँ मेंबर 4 ग्रेट फैमिलीज़ की, तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मैं आपको लेटर लाने में भी मदद करूँगी और आपके लिए लेखक का भी काम करूँगी। दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, उसके लिए मुझे कितना पैसा देना होगा? तभी कैथरीन बोलती है आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हीरो बोलता है ठीक है, तो आप क्या इसके लिए भी लिख सकते हैं, ये भी मेरे साथ है। तो वो बोलती है ओके। उसके बाद जो कैथरीन है वो थोड़ा सा जेलस होकर बोलती है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी है, मुझे लगता है कि इसके कपड़े भी बिल्कुल जोंग ताइसुन से मिलते हैं, लेकिन क्या ये रिलेशनशिप में है? कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है आउटसाइड ऑफ फेरो सिटी में, जहाँ पर गोस्ट वैली में हम देख पाते हैं हमारे हीरो जोंग को, जो कि बोलता है सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डीमन बीस्ट की सुगंध आ रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे लगता है कि मुझे ट्रायल ऑफ ब्रेव के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। हम देख पाते हैं कि गोस्ट वैली में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उसके बाद सबको रूल समझाया जाता है कि ये ट्रायल रिक्वायर करता है कि आपको गोस्ट वैली के काफ़ी अंदर में जाना है और आपको ये बात याद रहे कि डीमन कोर्स को भी लेके आना है जो कि चर्च में आपको रखना है। हम देख पाते हैं वहाँ पर एक लेडी को जो कि बताती है डीमन कोर्स डीमन के मोस्ट प्रीसियस ट्रेजर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम हाईली वैल्यूएबल होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि द होली क्रॉस चर्च ये 3 डीमन कोर्स को ग्रेट 3 डीमन बीस्ट के द्वारा लाए। हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर और हॉट भी रहती है, और वो है मीडियम रैंक की प्रीस्ट जो कि होली कोर्स चर्च की है, और वो साइकिक है, पावर लेवल रैंक बी पर है, और वो बोलती है आज 12 बजे से आप सबको यहाँ पर आना है और डीमन कोर के ट्रायल को पास करना है। और दूसरी तरफ वो लोग बोलते हैं कि ये कितनी सुंदर है, सच कहूँ तो ये काफ़ी खतरनाक भी होगा। डीमन 3 वाले बीस्ट को हम लोग अगर मारने की कोशिश भी करें तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे, आखिर ये हमें कैसे नियम दे रही है। फिर हम तुरंत ही देख पाते हैं एक असासिनेशन को जो कि बोलता है कि ये लेवल तो मेरे लिए आसान है, ओसिस फैमिली तो तुरंत ही ये आराम से कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देख पाते हैं ये है ओसिस फैमिली का कार्ल जिसके पास साइकिक पावर रैंक सी की है, और दूसरी तरफ उसका एक दोस्त आता है और बोलता है कि इतना ज़्यादा उतावले मत बनो, ये ट्रायल है जो कि 3 साल तक में चलता है, ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंपटीशन करते हैं लेकिन हमारी फैमिली ही है जो जीतेगी। यह डुपेंट फैमिली का मेयर साइकिक पावर रैंक सी का है, और दूसरी तरफ वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये लोग सब आमना सामना करने की सोच रहे हैं, सारे लोग की एक दूसरे से नहीं बनती है और सारे फैमिलीज ही एक दूसरे के ओपिनियंस को कदर नहीं करते। हम देखते हैं कि सारे लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वही वाली फैमिली जो फैमिली है वो हमेशा ताकतवर बने। वो लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारा हीरो बोलता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। कैथरीन आती है और बोलती है ओनेसिस जो कि फाइटिंग करेगा आपके खिलाफ, इसीलिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। कार्ल काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है और सच कहूँ तो वो रहम दिल नहीं है, सच कहूँ तो वैली के दौरान वो आप पर हमला भी करेगा। दूसरी तरफ जो हीरो है वो बोलता है मैं समझ गया, आपका धन्यवाद, और कार्ल उसे देखता है और बोलता है ये इंसान तो मुझे ताकतवर लगता भी नहीं है, आखिर ये स्टीव फैमिली को हुई क्या है। वैसे भी मैंने अपनी रिसर्च की है तो ये एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कोई साइकिक पावर भी नहीं है। मैं फ़िलहाल इसे इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये मेरा समय ही वेस्ट करेगा। हम देखते हैं ट्रायल की घोषणा हो जाती है और उसके बाद फटफट करते हुए सब लोग डीमन वैली के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं।
उनको पहला रास्ता मिलता है जिनको उनको कांटे के अंदर तक घुसना होता है। असल में एक सुरंग है जिसके अंदर पूरे कांटे हैं और सारे लोग ये चलने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि इनके बाद उनका असली मिशन शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कि वही चर्च की हेड बोलती है कि कैथरीन, आपको समझ आ रहा है कि आपने एक नॉर्मल इंसान को अपनी फैमिली की तरफ से चूज किया है, अगर वो ख़त्म हो गया तो आप क्या जवाब देगी? तब वो बोलती है, कैथरीन बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रही, उसकी एक इच्छा है जो कि मैं पूरी कर रही हूँ। वो उसका नाम है जोंग टाइसुन और वो कोई आम इंसान नहीं है और उसकी ताकत मानो कि वाकई में काबिलियत तारीफ हो। सच कहूँ तो मुझे पक्का पता है कि वो सारे ट्रायल्स को कंप्लीट करेगा और मुझे उस पर काफ़ी भरोसा है। दूसरी तरफ ये बातें सुनकर नन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जोंग अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ पर रहता है और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर 3 गो रास्ते हैं, इनमें से हमें एक चुनना होगा। उसके बाद जोंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने लगता है और उसके बाद फॉक्स बोलती है कि मास्टर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है? तब वो बोलता है, फिलहाल मैं यही चीज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद वो एक रास्ता चुनता है और फॉक्स बोलती है, ये रास्ता तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। फिर जो फॉक्स रहती है वो बोलती है, आपको कुछ सुनने की आवाज़ आई? और उसके बाद वो उसकी तरफ चिपक जाती है और वो बोलता है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तब वो बताते हैं कि मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई इविल एनर्जी है जो कि किसी के सांस को रोकने में भी काबिल है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद हम देखते हैं अब अजीब अजीब आवाज़ आती है, वो और इससे फॉक्स डर जाती है। और उसके बाद वहाँ पर हमें एक भूत दिखाया जाता है जिसको वो फॉक्स बोलती है, देखिए जोंग, वहाँ पर कुछ तो है, ये क्या हो सकती है? हम देखते हैं एक हॉट भूत को जो कि पीछे रहती है। फॉक्स बोलती है कि मास्टर, ये एक भूत है, इसके पास मत जाइए। दूसरी तरफ जोंग बोलता है, अरे ये एक मासूम सी लड़की है जो कि बेचारी भटक गई है। वो उसके कंधे में हाथ रखता है और उसके बाद उसका डरावना चेहरा देखता है और वो अपने शांत रहते ही उसे एक मुक्का मारता है और बोलता है, ये बात सच थी, सच में ये कोई भूत है। और दूसरी तरफ जो फॉक्स रहती है वो बोलती है, मास्टर ने तो इसकी फील्डिंग सेट कर दिया है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो बोलता है, यहाँ पर फीमेल गोस्ट भी है, लगता है कि हमारा कंपटीशन कमाल का होने वाला है। सुनो, कम मेरी मदद करो मेरे कपड़े उतारने में। वो हैरान हो जाती है और बोलती है, आपके कपड़े क्यों उतारने हैं? लेकिन एक्चुअली अगर आप चाहे तो। तभी वो बोलता है, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस लड़की की बात कर रहा हूँ। इसके कपड़े पहले हमें हटाने होंगे, तभी हम देख पाएंगे कि इसकी बॉडी गर्म है कि नहीं है, तभी हमें पता चलेगा कि ये भूत है कि नहीं है, वरना मुझसे गलती हो जाएगी ना। मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी करते हैं। और उसके बाद वो उसके कपड़े उतार देता है और उसके बाद ये भूत कम्प्लीटली अजीब हो जाती है। हालांकि ये पिक्सेलेटेड है तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ। और उसके बाद वो तुरंत ही वू वू करने लगती है। तभी हमारा जोंग बोलता है उसको कि कैसी हो तुम। नरेटर बताता है कि वो रात भूतों के लिए डरावनी थी क्योंकि जैंग जो है वो जितने भी फीमेल भूत है उसके सारे कपड़े रख लेता है जिसे वो बाद में बेच देगा। हम देख पाते हैं कुछ अलग लोगों को जो कि बोलते हैं कि ये जगह पर बहुत सालों से कोई नहीं आता है और ये जगह पर केवल गोस्ट का ही राज है और मॉन्स्टर्स का ही राज है, इसीलिए उसे डीप वैली या फिर गोस्ट वैली भी बोला जाता है। तभी अचानक से ज़मीन का सीना फाड़कर एक हाथ निकलता है और वहाँ पर एक भूत निकलता है और बहुत सारे भूत उनके बगल में आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन सारों की फील्डिंग सेट हो जाती है और वो गोस्ट उन पर टूट पड़ता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो जोंग है वो नॉर्मली चल रहा होता है अपनी सर्वेंट के साथ और उसकी सर्वेंट बोलती है कि मास्टर, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें घूरेगा, लेकिन सच कहूँ तो आपके साथ मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। तभी हम देख पाते हैं हवा में एक उड़ रही होती है कोई और उसके बाद वो बोलती है, अमेजिंग, मुझे नहीं पता था कि डीप वैली के और गोस्ट वैली के इतने अंदर तक भी कोई आ सकता है। आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हम देख पाते हैं ये ग्रेड 3 की डीमन बीस्ट जो कि एक तरह से इविल फैंटम मेड है और उसके बाद वो भी उन्हें डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी, आज मेरे पेट में काफ़ी जगह है। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी देखकर बोलता है कि मुझे लगता है तुम ज़्यादा वैल्यूबल हो, क्या मैं तुम्हारे भी कपड़े रख लूँ? देखती है कि वो जो गोस्ट है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है, क्या बक रहे हो? जोंग बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ,
अभी मैं तुम्हारे कपड़े लेने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वही डीमन को गुस्सा आ जाता है और बोलते ही है कि एक नॉर्मल सा इंसान मेरे कपड़े लेकर मेरा मजाक बनाना चाहता है, अब मैं बताती हूँ तुम्हें। और वो उस पर एक हमला करने वाली होती है और उसका हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता है, बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं और वो बोलता है कि अरे क्या तुम मजाक कर रही हो, मुझे लगता है असली डर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तभी तुरंत ही एक हमला होता है और उसके बाद वो सारे ही चमगादड़ जलने लगते हैं। वो मॉन्स्टर बोलती है कि भला एक इंसान मेरे ही प्रेडेटर्स को कैसे ख़त्म कर सकता है इतनी ज़्यादा ताकतवर के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं वहीं पर फॉक्स गर्ल रहती है। वो बोलती है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो क्या, इतने सालों के बाद मैं भी कम नहीं हूँ। और उसके बाद दूसरी तरफ जो जोंग रहता है वो बोलता है सच कहूँ तो तुम आजकल काफ़ी कूल लग रही हो। तब वो बोलती है ये तो बस मेरी छोटी सी ट्रिक थी। तभी दूसरी तरफ जो जोंग है वो बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इस घोस्ट को अकेला छोड़ दूँ। तब वो बोलती है नहीं, मैं ही नहीं जानती हूँ, शायद मैंने इसके चारे को ख़त्म कर दिया। वो दोनों की बातें सुनने के बाद वो भूत का पारा हाई हो जाता है और बोलती है कि तुम एक डीमन को इग्नोर कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वो उसके गोश्त के पास आ जाता है और उसके बाद उसे हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन गलत जगह पे हाथ लगने के कारण वो गोश्त शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर एक भूत के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। तो वो बोलता है अरे मैंने क्या किया, मैं तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे कपड़े चाहता हूँ ताकि थोड़े से पैसे बना सकूँ और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, तुम सिंपल मुझे अपने कपड़े दे दो और अगर तुमने कपड़े नहीं दिए तो फिर मैं लफड़े कर दूंगा। और उसके बाद वो तुरंत ही उस पर एक हमला करता है और वो हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है जिसको देखकर फॉक्स भी हैरान हो जाती है। सिट्टी पिट्टी घुल हो जाती है उस गोश्त की और उसके गोश्त के सारे कपड़े निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देख पाते हैं उससे उसे एक क्रिस्टल भी मिलता है और ये क्रिस्टल एक डीमन कोर रहता है जिसके कारण उन्होंने ट्रायल पास कर लिया है। हम देखते हैं जोंग तुरंत ही उसे अपनी पोटली में डालने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ फॉक्स बोलती है कि लेकिन मास्टर ये तो आपको ग्रुप को देना है ना, तभी तो हम पास हो पाएंगे। तभी जोंग बोलता है चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और हम सबको ख़त्म करेंगे, यहाँ पर एक भी कोई बच के जाने न पाए, हमारे पास समय भी है। और दूसरी तरफ हम दूसरे रास्ते में देख पाते हैं गोस्ट वैली को जहाँ पर एक लड़ाई हो रही होती है और उस लड़ाई में कुछ लोगों ने एक मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया होता है और ये और कोई नहीं साइकिक का सी रैंक वाला बंदा रहता है मेयर बोलता है कि फाइनली मुझे डीमन कोर तो मिल ही गया है। हालांकि मैं यानी कि मेयर इस लेवल में हूँ जिसके कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और बोलता है मेयर तो फाइनली तुमने ट्रायल खोज लिया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो यार। तभी वो बोलता है कार लेकिन आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारकर खजाना लेना चाहते हो। तब वो बोलता है खजाना लूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी दूसरी तरफ जो मेयर है वो देखता है कि इसके पास भी एक मैजिक कोर आ गया है या फिर इसने किसी से चुराया है। उसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कार्ल बोलता है ऐसी बात है क्या। हम देख पाते हैं कि मेयर और कार्ल में काफ़ी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और मेयर बोलता है कि तुम अकेले मुझे कभी नहीं हराने वाले हो क्योंकि हम दोनों के लेवल और ताकत काफ़ी ज़्यादा सेम है। तभी कार्ल बोलता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ और तुरंत ही एक तीर मेयर की गर्दन में लगती है और वो बोलता है कि अरे ये तो पॉइजन तीर है। और उसके बाद मेयर बोलता है तो मुझे पक्का पता था तुमने कार के साथ टीम अप किया है। और दूसरी तरफ हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि बोलता है देखो भाई अकेले कुछ भी नहीं होगा, ओनोसिस फैमिली रिप्रेजेंट करती है काल को और काल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है जिसके कारण एक दिन वो फेरो सिटी पर राज करेगा। और हम देख पाते हैं यह है वेल्टन फैमिली का जोहान जो कि साइकिक पावर रैंक डी में आता है और वो बोलता है मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी डीमन कोर हासिल कर सकूँ। और उसके बाद मेयर बोलता है कि तुम दोनों बस खाली झूठे और दिखावे करते हो। कार्ल तभी मेयर के गर्दन में अपना हथियार तांग देता है और बोलता है कि जो भी होगा गोस्ट वैली के अंदर उसे कभी भी बताया नहीं जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा। और वो उसको ख़त्म कर देता है और इसी के साथ बेचारे की जान चली जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद कार्ल तब भी नहीं रुकता और अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि क्यों वो उससे ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था। और उसके बाद जैसे उसका गुस्सा निकल जाता है तब वो बोलता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं इसका कोर तुम्हें देने वाला हूँ। और वो बोलता है ठीक है तो फिर मुझे कोर दे दो, लेकिन तुम ये क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेयर की डेथ को एक नॉर्मल साबित करोगे। तभी तुरंत ही अपने हथियार से कार्ल उस पर भी हमला करता है और उसके बाद बोलता है कि तुझे क्या पता है कि मैं अपने बिगेस्ट अपोनेंट को भी जाने दूंगा। और उसके बाद वो उसे भी ख़त्म कर देता है।
दोस्तों कार्ल असल में एक खोटा सिक्का है जो कि घर का ना घाट का। कार्ल को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है क्योंकि एक डीमन जो कि लेवल 3 से भी ज़्यादा खतरनाक है वो उसके पास आ रहा है, उसे ऐसा महसूस होता है। कैथरीन बोलती है सीनियर मेल, आपको क्या ये आवाज़ पहचानी लग रही है? वो बोलती है कि ये पक्का एक डीमन बीस्ट है जो कि चर्च में अपने ट्रायल से भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये डीमन बीस्ट इस टेस्ट को ख़त्म कर देता है तो इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। उसकी सांस भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और मुझे लगता है कि ये ग्रेड 4 डीमन बीस्ट होगा या उससे भी ज़्यादा। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमें इस ट्रायल को एडवांस में ख़त्म करना होगा। और दूसरी तरफ जो कैथरीन है वो झोंग के बारे में सोच रही होती है कि क्या ये झोंग सरवाइव कर पाएगा। और दूसरी तरफ हम एक चमगादड़ को देख पाता है जो कि एक तरह से गारगोइल है। गारगोइल असल में ग्रेड 4 डीमन बीस्ट का गारगोइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और वो खड़ा है किसके बगल में? अपने बाप के बगल में, यानी झोंग के बगल में। और वह बोलता है कि क्या तू चाहता है मैं तुझसे लड़ूं? हालांकि तेरे पास कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है जिसके कारण तू वैल्यू ऑफ गोस्ट में रह सके। हालांकि मैं तुझे माफ़ भी कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो गारगोइल बोलता है कि जितने भी इंसान हैं वो मुझे देखकर भाग जाता है, लेकिन तेरा जैसा कमज़ोर इंसान जिसके पास साइकिक का 0 पावर भी नहीं है वो मुझसे डर के भाग क्यों नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं झोंग को जो कि उसके डायमंड को देखने के बाद उसके मुंह से पानी आ रहा है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब इसकी फील्डिंग सेट करेंगे। और उसके बाद वो सोचता है कि क्या तू पैसों के बारे में सोच रहा है क्या। तभी हम देखते हैं कि झोंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि मुझे बस तेरे वो डायमंड चाहिए। और उसके बाद उसे एक फटका मारता है और उसके बाद बोलता है चल निकल जा यहाँ से। हम देखते हैं दीवार में वो बहुत ज़्यादा तरीके से गंदा टकराता है और बोलता है कि आज तक मैंने कभी भी कोई इंसान को इतना पावरफुल पंच मारते हुए नहीं देखा। साइकी के पास भी इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं है। आखिर ये ऐसा कर कैसे पा रहा है? मुझे सब समझ में आ गया है। ये पक्का इसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है, लेकिन इसके पास एक ह्यूमन लिमिट से ज़्यादा पावर यानी फिजिकल पावर है। इसी के कारण इसका पंच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। इसके कारण ये शायद कोई भी साइकिक लेवल के पास नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो झोंग रहता है वो बोलता है लगता है ये बेहोश होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना डायमंड निकालना पड़ेगा। और दूसरी तरफ गारगोइल सोचता है कि इस इंसान के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ कैसे है। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्किलफुल होगा, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। गारगोइल अपना फॉर्मेशन लेता है और एक नया गारगोइल फॉर्म बनाता है जो कि और भी ज़्यादा ताकतवर है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाती है। वो बताता है कि इसे लोहा भी नहीं तोड़ सकता है, तो ये तो एक इंसान है। लेकिन तुरंत ही हमारा हीरो उसे एक मुक्का मारता है और उसकी सील टूट जाती है और वो दर्द में कराह रहा होता है और दूर गिर जाता है। दूसरी तरफ फॉक्स आती है और बोलती है झोंग क्या आपको चोट लगी हुई है? तब वो बोलता है अरे मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको चोट लगी है वो बाहर जाकर गिरा है। स्पिरिट बोलती है यानी कि फॉक्स कि सच कहूँ तो आपको इतना भी ज़्यादा लोगों को नहीं मारना चाहिए, शायद उनके अंदर भी फीलिंग है। लेकिन फिर वो बोलती है मुझे कोई डिमोनिक एनर्जी का फील हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ झोंग बोलता है मैं समझ गया, शायद ये और भी ज़्यादा खतरनाक है या फिर हमें लगता है कि वो अभी भी वापस आ रहा है। गारगोइल अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और बोलता है कि अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। इतने सालों बाद मैं किसी से लड़ा नहीं जिसके कारण तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। अब देखो मैं तुम लोग की फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ। और उसके बाद वो अपने आप को सीना तान कर बोलता है डार्क इन्विजन। हम देखते हैं गारगोइल के गैस के कारण जो सांस लेना भी जुर्म हो रहा है और टॉक्सिक गैस हर जगह पर फैल गई है। गारगोइल बोलता है कि तुरंत ही तुम ख़त्म हो जाओगे क्योंकि मेरे इस गारगोइल गैस से आज तक कोई नहीं बचा है। और ये गैस वैली एंट्रेंस में ही लोगों को सुगंध आ जाती है और वो बोलते हैं कि क्या अंदर जाना सही रहेगा। और दूसरी तरफ झोंग के बारे में सोच रही होती है कैथरीन और बोलती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। झोंग बोलता है फॉक्स से कि क्या तुम ठीक हो? तब वो बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है मास्टर, जब तक आप मेरे साथ हैं। तभी दूसरी तरफ जो झोंग है उसके लिए एक शील्ड बना देता है और बोलता है ये शील्ड के कारण टॉक्सिक गैस तुम्हारे पास नहीं आएगी। तभी फॉक्स बोलती है अगर आप ये बना सकते हैं तो ये आपको खुद के लिए बना लेना चाहिए ना मास्टर। तभी दूसरी तरफ झोंग बोलता है तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे पैकेज को अच्छे से रखोगी और अगर उस पर टॉक्सिक गैस चली गई तो फिर उसको बेच के पैसे नहीं मिलेंगे। ये बातें सुनकर जो फॉक्स होती है वो हैरान हो जाती है कि आखिर झोंग जो है
वो पैसों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरी तरफ जो झोंग है वो बोलता है कि थोड़ा सा पॉइजन झेल लेता हूँ, उसके बाद इसकी फील्डिंग सेट करूँगा। गारगोइल बोलता है तेरे से बड़ा पागल इंसान मैंने देखा नहीं कि इतना पॉइजन होने के बाद भी तू लड़ रहा है जबकि तू भाग सकता है। तभी दूसरी तरफ जो झोंग है वो बोलता है तुझे कुछ भी नहीं पता है, और उसके बाद वो उंगली से पता नहीं कुछ करने लगता है। और दूसरी तरफ गारगोइल बोलता है कि ये क्या मम्बलिंग रैप कर रहा है क्या, और उसके बाद बोलता है रैप सॉन्ग गाना छोड़, तेरी डिमोनिक एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई स्पेल पढ़ रहा होता है, शायद ये कोई किताब होगी। ये एक असल में थंडर टेक्निक होती है जो कि किसी को भी ख़त्म करने के काबिल है, और वो मंत्र पढ़ रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी आँख खोल के चिल्लाता है, और उसके बाद हम देख पाते हैं एक ताकतवर साइन को जो कि लॉ ऑफ 5 थंडर रहते हैं। तुरंत ही वो उसे इनेबल कर लेता है और बोलता है थंडर स्लेयर ऑफ इलिबल। और उसके बाद गारगोइल बोलता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये मैजिक कैसे इस्तेमाल कर रहा है जबकि इसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है, क्या ये कोई मैजिशियन है जो कि अपनी पावर छुपा रहा है। गारगोइल बोलता है ठीक है फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, और गारगोइल एक बहुत बड़ा सा गोला उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है कि अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं झोंग बोलता है कि तू अभी भी इमेच्योर है, इसे कोई मैजिक नहीं कहा जा सकता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इमॉर्टल डॉइस्ट आर्ट्स किसे कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके गोले से उसका छोटा गोला टकराता है, और उसके बाद तुरंत ही गारगोइल बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मुझे हरा पाएगा। तभी गारगोइल के मुंह के सामने वो गोला आता है, और वो गारगोइल बोलता है कि लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आखिर इतना ताकतवर इंसान है कौन। और तुरंत ही एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा तेज होता है जिसके कारण वो फॉक्स भी हैरान हो जाती है, और वो फॉक्स का भी बैरियर टूट जाता है। और सारे लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इतना बड़ा हमला डीमन बीस्ट के सामने कौन किया है। और ये बातें देखकर जो हेड है मेल वो बोलती है ये तो डीमन ग्रेड 4 का बीस्ट है, और इससे लड़ने वाला इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है, यानी कि वो उससे भी ज़्यादा हायर है क्या, या फिर ग्रेड 5। उसके माथे से पसीना आने लगता है और वो बोलती है कि इतना एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है। और उस रात हम देखते हैं होल गोस्ट वैली को जो कि एक तरह से बन चुकी है झोंग का खेलने का अड्डा। हम देखते हैं बेचारे गारगोइल की फील्डिंग सेट हो जाती है और वह दर्द में करा रहा होता है। और उसके बाद झोंग बोलता है मुझे माफ़ करना दोस्त, लेकिन मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा जला दिया, हालांकि इस कंडीशन में भी तुम सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारा डायमंड चाहिए था। और वो डायमंड लेने के बाद चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फॉक्स बोलती है कि झोंग आप पॉइजनस हो चुके हो, आप क्या अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है मैं मेडिटेशन करने वाला हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। तभी दूसरी तरफ जो फॉक्स है वो प्यारी भरी अंदाज में बोलती है कि एक्चुअली सच कहूँ तो मैं आपको इतनी दिक्कत नहीं देना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ झोंग बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे हील करोगी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फॉक्स है वो उसे किस कर देती है। हम देखते हैं कि किस करने के साथ साथ जो फॉक्स है उसके सारे टॉक्सिक खींच रही होती है, और उसका काम जब हो जाता है तो वो बोलती है हाँ अब फाइनली काम हो गया है। दूसरी तरफ जो झोंग है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास फॉक्स हटाने की भी पावर है, हालांकि अगर ऐसा होगा और तुम्हारे पास जब पॉइजन हटाने की पावर है तो तुम ये खुद क्यों नहीं कर पाती हो। तभी दूसरी तरफ वो बोलती है कि चिंता मत कीजिए, मैं ख़त्म नहीं होंगी, सच कहूँ तो मैं एक स्पिरिट हूँ जिसके कारण मैं हेल्प कर सकती हूँ और अपना पेन दूसरों पर शेयर कर सकती हूँ, जिसके कारण एक तरह से समझिए कि अगर मैं पॉइजन हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं कर्स में हूँ उसका क्योर है। हालांकि धीरे धीरे करके मेरी बॉडी इनकी आदत ले ली है एक तरह से, इसीलिए मेरा जहर कोई काम नहीं आता है। सिंस मुझे लगता है कि आप एक इमोर्टल है जिसके कारण आप सारे सेक्शन के पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वो बोलता है सारे सेक्शंस की पावर, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना है, आखिर ये कैसे कह रही हो तुम। तब वो स्माइल करती है उसके साथ प्यार से और बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि आपके पास कितनी पावर है, लेकिन मुझे लगता है ट्रायल ख़त्म हो गया है और अब हमें चलना चाहिए। हम देखते हैं कि अगले साइड के गोस्ट वैली में हर कोई बस खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है उस टेरिफाइंग डीमन बीस्ट का जो कि आगे आएगा, और जैसे ही वो आगे आएगा लोग उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा डीमन बीस्ट उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा है। सैनिक भी तैयार रहता है कि जैसे ही कोई हलचल होगी तो फिर वो उसे ख़त्म कर देंगे।
तभी तुरंत ही जो मेल है वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ से जोंग निकलता है और जोंग उस डीमन बीस्ट को बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने इसकी फील्डिंग सेट कर दी है। और दूसरी तरफ जो फॉक्स है वो बोलती है कि मैंने अपने मास्टर के सारे कपड़े और भूतों के कलर्स ले लिए, हमने सारे डीमंस को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ जो मेल रहती है और सारे लोग रहते हैं हैरान होकर बोलते हैं कि क्या तुमने सच में इन्हें ख़त्म कर दिया? आखिर तुमने ऐसे कैसे किया? तुम ही थे जिसने इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया और उस डीमन को हराया, ये कैसे हो सकता है? उसने आज तक कभी इतनी ताकतवर इंसान को नहीं देखा और वो सोचती है कि इसके पास ना ही कोई साइकिक पावर है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है। सब लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और कार्ल बोलता है कि यहाँ तक कि मैं भी इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, उसके बाद भी मुझे इस डीमन बीस्ट से डर लग रहा है, जो कि ये खुद एक इंसान है। लेकिन एक इंसान जिसके पास कोई गोस्ट की पावर नहीं है, वो आखिर इसे कैसे हरा सकता है? और सारे प्राइज अब उसके हो जाएंगे। हम देखते हैं जोंग तुरंत ही उस डीमन को पटकता है और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई और डीमन या बीस्ट हंटर है क्या? तो बताइए, मैं पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे पैसे ही चाहिए। हम देखते हैं कि जो हेड मेल है वो बोलती है कि आखिर ये लोग है कैसे इंसान जिन्होंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही ख़त्म कर लिया। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जोंग टाइसन और बाइक्वेन जब जाते हैं तो वहाँ पर कोई आता है और वो भी डीप इन गोस्ट वैली, यानी कि गोस्ट वैली के काफ़ी कोर पॉइंट से। और वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं कर पा रही हूँ मैं कि मेरे सारे गुलाम ख़त्म हो गए, हालांकि इन्हें मारने वाला कौन था। और उसके बाद वो गौर से देखती है तो बोलते हैं कि जिसने भी इन्हें ख़त्म किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल है। और उसके बाद वो कुछ फॉर्मेशन देखती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये स्मेल मुझे जानी पहचानी लग रही है, मुझे लगता है कि एक लॉस्ट फीलिंग आ रही है मुझे, एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये तो इमॉर्टल बैटल में मैंने ट्रेस की थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो। हम देख पाते हैं कि ये डीमन भी हक्की बक्की हो गई है क्योंकि जोंग है ही इतना ताकतवर। अब वो ब्रेव ट्रायल का दिन आ गया है जिसमें ज़्यादा जितने भी सदस्य हैं वो या तो ख़त्म हो गए हैं या तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। अब केवल 2 ही लोग बचे हुए हैं, जिनमें से एक जोंग है और एक है कार्ल। हालांकि आप सबको पता है कि कार्ल ने चीटिंग की है। हम देखते हैं कि आगे होती है कमांडर मेल और बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। मेल बोलती है कि मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा खतरनाक है, अगर आपको कोई भी खतरा महसूस हो तो आप तुरंत ही उसे छोड़ दें। मेल ये भी बताते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही पीपल्स हैं, यानी 2 ही लोग हैं जो कि डीमन कोर पास द ट्रायल को पास कर चुके हैं। एक है मास्टर कार्ड जो कि ओनेसिस फैमिली का है, जिसका रैंक 3 है डीमन कोर्स का और उसने 3 डीमन स्कोर इकट्ठा कर दिए हैं। और दूसरे में आता है जोंग चाइसन जो कि रिकमेंड किया गया था स्टीव फैमिली के द्वारा, जो कि एक तरह से 3 डीमन रैंक कोर मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया है। कार्ल ज़्यादा खुश नहीं होता है जोंग को देखकर। और दूसरी तरफ मेल ये भी बताते हैं कि माना यह भी जाता है कि रैंक 4 डीमन बीस्ट को भी उन्होंने ही ख़त्म किया है और उसके कोर को भी लेके आए हैं। दूसरी तरफ कार्ल जल रहा होता है और बोलता है कि आखिर इसने रैंक 4 वाले मॉन्स्टर को कैसे ख़त्म किया, आखिर इसके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है। और दूसरी तरफ वो उससे गुस्से की नज़र से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा हीरो जोंग है वो बोलता है कि अरे यार, मैं तो कान खुजला रहा हूँ, क्या कान भी खुजला नहीं सकता हूँ। कार्ल बोलता है कि तुझे कोई मैनर्स नहीं है क्या। और दूसरी तरफ जो मेल है वो काफ़ी प्यार भरे अंदाज में बोलते हैं कि सिंस आप दोनों ने ट्रायल पास किया है तो आप क्वालिफाई होते हैं इस स्वॉर्ड को उठाने के लिए, लेकिन एक सेक्रेट स्वॉर्ड सेरेमनी पहले की जाएगी उसके बाद। दूसरी तरफ जो कार्ल है बोलता है जल्दी कर दीजिए क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है और वैसे भी ये मेरे खुद के डिसेंडेंट्स का स्वॉर्ड है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं इसका वर्दी हूँ। वो तुरंत ही स्वॉर्ड के बगल में कूद जाता है और कार्ल बोलता है कि ये इसका हकदार मैं हूँ और कोई भी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मेल है वो बोलते हैं ये तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। हम देखते हैं जो कार्ल है वो अपनी पावर के साथ काफ़ी जान लगा के उस स्वॉर्ड को पुल कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारा एरी चोटी का बल लगाने के बाद भी उसने उस स्वॉर्ड को तस से मस नहीं कर पाया और लोग हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है कि अगले साल ये इसे खींच पाएगा। चलो चलो मास्टर कार्ल, आप फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार तो आप ये कर ही लोगे, ये सेरेमनी ऐसे ही बकवास है। और दूसरी तरफ जो कैथरीन है वो बोलती है कि कार्ल एक ऐसा बंदा है जो कि ट्रायल पास कर पाएगा, वो काफ़ी बहादुर है। और दूसरी तरफ
जो फॉक्स है वो भी बोलती है कि सही बात है, झोंग मास्टर ये कर पाएंगे और वैसे भी वो काफ़ी ताकतवर है। दूसरी तरफ जो झोंग है वो बोलता है चिंता मत करो मेरे बारे में, वैसे भी लोग क्या कहते हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ जो कार्ल है वो बोलता है कि ये अपने आप को समझता क्या है, इसे ऐसा लगता है कि ये शॉट तुरंत ही पुल कर पाएगा। और जो मेल है वो बोलती है झोंग टाइसुन, मुझे लगता है कि तुम एक मिस्ट्री हो, आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि झोंग तुरंत ही उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उसके बाद वो जो स्वॉर्ड है चमकने लगती है और बोलती है कि आप फाइनली आ गए मास्टर। तो उसके बाद झोंग हैरान होकर बोलता है ये मुझसे बात कर रही है। तभी वो स्वॉर्ड बोलती है कि बहुत सालों से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आपको पता है कि कितने साल मैंने गुजारे थे। और उसके बाद हम देख पाते हैं पास्ट का सीन जिसमें स्वॉर्ड बताती है कि जब आपने उस स्कारलेट्स को डीमन लेयर में रखा था और उसके बाद उस स्वॉर्ड को यानी मुझे 3 रात के लिए अलग जगह पर फेंक दिया था और उसके बाद सच कहूँ तो मैं दूर उड़ गई थी, इस इमोर्टल वर्ल्ड से दूर। मुझे उम्मीद थी कि आपने कभी मुझे ढूंढोगे और मैं काफ़ी सालों से आपका इंतज़ार कर रही थी। आपने बोला था कि मैं मेडिटेशन करूँगा तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं ऐसे ही आपका इंतज़ार करती रही, लेकिन आप मुझे कभी नहीं मिले। दूसरी तरफ जो झोंग है वो बोलता है मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, मैंने 5000 साल तक इसे अकेला रखा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। हम देखते हैं वो शॉट खुश हो जाती है और उसके बाद वो शॉट जब निकलती है तो बहुत तेज़ सा ब्लास्ट होता है, एक तरह से बहुत तेज़ सी रोशनी आती है और हम देखते हैं हमारा हीरो उस शॉट को बोलता है योलोंग, अब तुम्हें दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि लोग बोलते हैं कि इतना पतला दुबला इंसान, यहाँ तक कि एक बच्चा इसे कर रहा तो करा कैसे, लोग अपने पूरे जन्म तक ये नहीं कर पाए, आखिर ये कैसे कर पाया वो। हम देखते हैं जैसे ही स्वॉर्ड खुलती है तो एक ड्रैगन निकलता है जो कि असल में वही ड्रैगन है और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो जो कि एक पत्थर के अंदर मुझे बस गाड़ के रख दिए थे, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातें सुनूंगी? हाँ। और उसके बाद हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट योलोंग स्वॉर्ड है जो कि एक तरह से ड्रैगन फॉर्म में होती है, एक तरह से इसके अंदर एक आत्मा भी है जो कि सालों तक कैद है और वो अपनी दिल की भड़ास निकाल रही होती है और बोलते हैं कि मास्टर मुझे लगता है कि आपका अपीयरेंस अब थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो दिखते हैं लेकिन आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो गुस्से के कारण गंदी गंदी गाली बकता है और बोलता है कि तुम दोबारा से मुझे मजाक बना रही हो, अगर दोबारा से मुझे ऐसा बोला तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सारे लोग बोलते हैं अरे हॉली स्वॉर्ड मास्टर से बात कर रही है क्या, या फिर वो दोनों पागल हो गए हैं। सारे लोग हक्के बक्के रह जाते और बोलते हैं ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लोग बहुत ज़्यादा हैरानी से उस स्वॉर्ड को ही देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ड्रैगन अपनी एक्टिंग कर रहा होता और बोलता है कि मास्टर इतने समय से मैं आपके साथ हूँ, कम से कम आपको मुझे प्यार से रखना चाहिए। हम देखते हैं हीरो अब आग बबूला होने लगता है। तभी कैथरीन बोलती है कि मुझे पता नहीं कि हॉली स्वॉर्ड ने अपना शेप कैसे बदला, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि झोंग ने ये किया, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगी। और दूसरी तरफ वो उसकी बधाई देती है और बोलते हैं कि फाइनली तुमने ये कर दिया झोंग, और साथ ही में तुम एक वर्दी हीरो हो फेरो सिटी के, अब तुम्हारी जय जयकार होगी। झोंग बोलता है और दूसरी तरफ कैथरीन शर्मा कर बोलती है इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। और दूसरी तरफ वो काफ़ी खुश भी रहती है क्योंकि एक्चुअली में झोंग ने उसका धन्यवाद किया है, लेकिन वो शर्माती है और उसके बाद तुरंत ही जो फॉक्स रहती है वो तुरंत ही कूद पड़ती है झोंग के ऊपर और बोलती है आप सच में काफ़ी कमाल के हो झोंग मास्टर, आपने तो कमाल की स्वॉर्ड उठाई है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और वो उसे पैरों से जकड़ लेती है। ये देखकर तो बेचारी कैथरीन के आँख से आंसू आ जाते हैं। फॉक्स गर्ल बोलती है कि आपके साथ रहना मेरी सबसे बेहतरीन चॉइस थी। हीरो बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे मुंह के सामने से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कैथरीन ये सोचती है कि आखिर ये लड़की उसे गले क्यों लगा रही है, जबकि इसे गले तो मुझे लगाना चाहिए। हालांकि मैं झोंग को बहुत पसंद करती हूँ लेकिन उससे कह नहीं पाई। तभी हेड नन मेल आ जाती है और बताती है कि ये तो काफ़ी एक मिरेकल बात है, वो लेजेंड सही में था। सच कहूँ तो मैं होस्ट थी सालों से ये स्वॉर्ड सेरेमनी की, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये देखने का कि वो स्वॉर्ड ने फाइनली अपने ओनर को फाइंड कर लिया है।
नर्स रिक्वेस्ट करती है कि क्या ये शॉट को वो हल्का सा पकड़ सकती है। जोंग बोलता है ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे तोड़ मत दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जोंग उसे शॉट देता है तो तुरंत ही वो इतना ज़्यादा भारी रहता है कि बेचारी हेड नर्स भी उसे संभाल नहीं पाती और बड़ाम सी आवाज़ आती है और वो शॉट ज़मीन में धंस जाता है। ये देखकर जो नर्स रहती है वो बोलती है कि अब समझ आया, ये अपने होस्ट के अलावा और किसी से नहीं उठ पाएगा, जिसके कारण इसका वजन हज़ारों किलो से भी ज़्यादा हो गया है। लेडी फॉक्स मन में यही सोच रही होती है क्योंकि ये शॉट कल्टीवेटर्स ने बनाई थी और एक कल्टीवेटर ही उसे उठा पाएगा। इस दुनिया में कोई कल्टीवेटर नहीं है, जिसके कारण तुम भी इसे उठा नहीं सकती हो। लेडी फॉक्स ये भी बताती है कि बहुत सारी चीज़ों की ऊर्जा लेकर इस शॉट को बनाया गया था, तो ये इस्तेमाल करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। जोंग बोलता है कि मैडम, मेरा शॉट गिर गया और गंदा हो गया है, आपको इसकी क्लीनिंग के लिए अच्छे पैसे देने होंगे। लेडी हैरान हो जाती है कि मैंने तो बस शॉट पकड़ा और अब मुझे इसके पैसे भी देने होंगे। हम देखते हैं कि एक अजनबी यहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं काफ़ी शौक हो गया ये देखकर। सच कहूँ तो कैथरीन ने जब मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने ये चीज़ें देखी और इतने सालों के बाद ये देखकर मेरे आँख से आंसू आ गए हैं। हमें पता चलता है कि यह है स्टीव फैमिली के हेड, जिनका नाम है SIC, जिसे हम सिड भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ सिड बता रहे होते हैं कि सच कहूँ तो मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था, लेकिन आज तक कभी मैं कर नहीं पाया, इस शॉट को मैं कभी नहीं उठा पाया, लेकिन तुम ये उठा पाए हो, शायद तुम हीरो के रूप में काम करना पसंद करोगे। जोंग नन हेड से पूछता है कि आखिर ये कौन है। नन बताती है कि ये स्टीव फैमिली के हेड है और साथ ही में कैथरीन के फादर भी है। नन ये भी बोलती है कि ये काफ़ी बड़े लोग हैं और ये तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इनका ऑफ़र अपना लेना चाहिए। दूसरी तरफ जोंग खुश हो जाता है कि इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा और जो चम्मच होंगे उनको भी बेच देगा। दोस्तों, इतनी बड़ी चिंदी चोरी मैंने इससे देखी नहीं। और दूसरी तरफ कैथरीन बेचारी उदास रहती है कि जोंग ने दूसरी लड़की को गले लगा लिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं गले लगाया, मैं भी उससे गले लगाना चाहती थी। जोंग तुरंत ही कैथरीन के मुँह के पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे डैड ने मुझे और तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है, चलो साथ में चलते हैं। दूसरी तरफ जो कैथरीन है वो एकदम शर्मा जाती है और लाल हो जाती है और ये बोलती है कि मैं इसकी धड़कनों को सुन पा रही हूँ, इसकी सांस लेने की आवाज़ों को भी सुन पा रही हूँ। हीरो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तभी दूसरी तरफ कैथरीन बोलती है कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। हम देख पाते हैं स्टीव फैमिली की बहुत बड़ी सी हवेली पर और दूसरी तरफ कैथरीन बोलती है उन दोनों को, यानी लेडी फॉक्स को और जोंग को, कि तुम दोनों हमारे घर में स्टे कर सकती हो। और दूसरी तरफ जोंग कैथरीन के डैड को बोलता है कि ब्रो, मेरे पास थोड़े से पैसे कम है और आपके पास है पैसे ज़्यादा, मेरे पास बहुत सारे मैजिक स्टोन इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्या आप मुझे उसका एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो कैथरीन के डैड रहते वो बोलते हैं तुमने हमारे लिए बहुत मदद की है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग मस्त खाना खाने वाले होते हैं। कैथरीन के डैड बोलते हैं प्यास लगेगी तो बताइएगा, यहाँ पर बेहतरीन टकीला शॉट भी मिलेंगे आपको। तभी दूसरी तरफ जोंग बोलता है चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस पैसों की प्यास है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फॉक्स गर्ल रहती है वो ये बोलती है कि एक कल्टीवेटर बिना खाए पिए हजारों साल तक कल्टीवेट कर सकता है अगर उसके पास पोटेंशियल हुआ तो। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं जोंग को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ऐसा बर्ताव कर ही नहीं रहा है, शायद उसकी यादें गुम हो गई है या फिर वो बस अनजान बन रहा है। तभी उनका खाना हो जाता है और ड्रैगन निकलता है। तभी दूसरी तरफ जोंग रहता है और वो बोलता है कि तुम क्यों निकले। तब ड्रैगन बोलता है यो राम, हम बहुत समय से खाना नहीं खाया जे, जब भी हम देखा स्मेल तो हमको बहुत भूख लगता जे। दूसरी तरफ जो कैथरीन के डैड है वो बोलते हैं कि सेक्रेट सॉर्ड का ये ट्रू फॉर्म देखना काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और दूसरी तरफ कैथरीन शर्माकर बोलती है कि जोंग टाइसुन, क्या आप इस डीमन कोर को गोस्ट वैली में सेल तो नहीं करेंगे ना। दूसरी तरफ जोंग बोलता है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मैं इसे इतनी आसानी से सेल नहीं करूँगा, लेकिन डीमन कोर किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं। तभी कैथरीन बताते हैं कि डीमन कोर एक प्रीसियस मटेरियल है जो कि केवल डीप डंजन में पाया जाता है और हाई टियर मॉन्स्टर्स के द्वारा मिलता है। ये बिल्कुल हाई डिमांड पे चलता है और इसका डिमांड और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है
और इससे कोई भी इक्विपमेंट हो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर भरी जा सकती है, जैसे कोई आर्मर, कोई स्वॉर्ड या फिर कोई वेपन, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और दूसरी तरफ ड्रैगन चमक जाता है, क्योंकि अगर ड्रैगन को ये कोर मिला तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो जोंग है वो सोचता है कि साला ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इसे बेचा जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। हम देखते हैं तुरंत ही जो ड्रैगन है वो इस स्टोन को गटकने की कोशिश करता है, तभी जोंग उसे रोक देता है। और दूसरी तरफ ड्रैगन बोलता है, यो रामा हमको ये दे दो जे, हमको बहुत ज़रूरत होता जे। जोंग बोलता है गुस्से में कि टेथरियस ड्रैगन, तुझे पता है कि ये मेरा घर है और तू मेरे घर में मस्ती नहीं कर सकता है। ड्रैगन बोलता है, यो राम हम तो डीमन कोर को खा गया जी, अब क्या दिक्कत है। जोंग ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह में हाथ डालकर बोलता है, जल्दी से मेरे डीमन कोर वापस कर तू, नहीं तो आज मैं तुझे ख़त्म कर डालूंगा। कैथरीन के डैड उसे बोलते हैं, लॉर्ड हीरो प्लीज़ रुक जाओ, अगर ऐसा हुआ तो फेरो सिटी ख़त्म हो जाएगी और मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सच कहूँ तो इसके बदले मैं तुम्हें एक मेंशन दे सकता हूँ, उसमें तुम एंजॉय कर सकते हो। दूसरी तरफ जोंग को ये बातें सही लगती है, लेकिन वो बोलता है कि आप इसके पीछे इतनी जान क्यों दे रहे हो, सिंपली मैं इसे ख़त्म ही कर देता हूँ और अपना स्टोन निकाल लेता हूँ। हम देखते हैं ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बोलता है कि सुन हमको लगता जी कि हमको बहुत पावरफुल एनर्जी मिल रही है अंदर से, अब हमको लगता कि डीमन कोर के कारण हम ताकतवर हो गया जाए। दूसरी तरफ जोंग बोलता है कि एक्सक्यूजेस मारना बंद कर तू। फॉक्स गर्ल बोलती है, ये बातें सच है, ड्रैगन ने डीमन कोर को निगला है तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बटलर आता है और बोलता है, मास्टर यंग लेडी आपकी गिफ्ट्स तैयार है, आप 3 लीडिंग फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉप पर आ गए हैं और चर्च आपको प्रेजेंट करना चाहता है एक हीरो के रूप में, कि आप अगर खुश हैं तो आप एक हीरो लुक ले सकते हैं। हम देखते हैं ये स्टीव फैमिली का बटलर होता है जिसका नाम है हड्डर, और दूसरी तरफ गिफ्ट का नाम सुनकर जोंग के भौहे तंग जाते हैं और वो बोलता है, गिफ्ट जल्दी दो मुझे। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जोंग को गिफ्ट के रूप में बहुत सारे हीरे मिलते हैं और ये गिफ्ट दिया गया है फैमिली के द्वारा, जो कि 1000 स्पिरिट स्टोन है, 30,000। और इतना पैसा देखने के बाद तो जोंग काफ़ी ज़्यादा ही प्यार में उछलने लगता है, क्योंकि इतने पैसों में तो उसकी मौज हो जाएगी। जोंग बोलता है कि सच कहूँ तो एक मुझे मेंशन भी मिल रहा है और साथ ही में गिफ्ट भी मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे एग्री कर लेना चाहिए, मैं इसे बेचकर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और उसके बाद हो सके तो थोड़ा आर्मर भी ले लूँगा होली नाइट का, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए तो। लेकिन फिर वो बोलता है कि आर्मर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि आर्मर को भी बेच देता हूँ और थोड़े और पैसे कमा लेता हूँ। और दूसरी तरफ जो बटलर है वो बोलता है कि ये गिफ्ट ओनोसिस फैमिली की तरफ से आया है लॉर्ड हीरो के लिए, जो कि 3 सेक्सी मेट्स के रूप में है। वो बोलता है कि बेहतरीन हॉट मेट, आखिर ये क्या होए है। दूसरी तरफ बटलर बताता है कि आपको मज़ा आएगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। हम देखते हैं 3 खूबसूरत मेड, वाह जी वाह, कमाल, क्या बात है सर, क्या बात है। वहाँ पर 3 मेड आती है और बोलते हैं, लॉर्ड हीरो आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हैं और हम तीनों हमेशा आपकी देख रेख करेंगे। मेड बोलती है कि प्लीज़ आज आप आराम कीजिए, हम आपको सर्व करेंगे। तभी एक मेड आती है और बोलती है कि सर आप जो भी कमांड करेंगे हम उसको करेंगे आपके लिए, आपकी सर्विस के लिए, बताइए आप क्या करना चाहेंगे, आपको जो अच्छा लगे। कैथरीन हकबका जाती है और बोलती है, ये लोग नॉर्मल मेड्स नहीं दे सकते थे क्या, आखिर ओनोसिस फैमिली हमेशा से इतनी ज़्यादा सिंपल क्यों है। दूसरी तरफ जोंग बोलता है, तुम तीनों तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। मेड्स बोलती है, ऑफ कोर्स हम काफ़ी अच्छे लोगों को डिजर्व करते हैं और वो हो आप। दूसरी तरफ जोंग बोलता है कि क्या मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। जो मेड होती है वो बोलती है, आप जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग सोचता है और बोलता है, जोंग बोलता है कि तुमने सुना बटलर, इन तीनों को बेच दो और इनसे जो मुनाफा होगा उन्हें मुझे दे देना और तुम भी थोड़ा ले लेना, क्योंकि ये मुझे सेड्यूस कर रही है। और दूसरी तरफ ये बातें सुनकर जो तीनों मेड होती है वो बोलती है कि ये पैसों के पीछे इतना पागल क्यों है। भाई जो भी वो हमारा हीरो लालची के साथ साथ बहुत बड़ा कुत्ता भी है। हम वहाँ पर तभी देख पाते हैं हेड नन मेल को, जो कि उनके लिए गिफ्ट लेके आई है, हीरो के लिए गिफ्ट लेकर आई है, और वो है एक बेहतरीन मेडल जो कि प्रेजेंट करता है लॉर्ड हीरो को नाइटहुड में। और वो बताती है कि जोंग टाइसन आप पहले इंसान है जो कि सेक्रेट स्वॉर्ड को पुल कर पाए हैं हजारों साल के अंदर में, जिसके कारण चर्च ने डिसाइड किया है कि आपको ये मेडल दिया जाए अवार्ड के रूप में। और दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो बोलता है कि ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है, इसके बदले क्या मैं पैसे ले सकता हूँ।
दूसरी तरफ जो मेड रहती है वो बोलती है ये मेडल काफ़ी ज़्यादा अनमोल है, ये आपकी पावर को प्रेजेंट करता है, आपको इसको बेचना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी पैसों से और कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। नन ये भी बताती है कि ये मेडल चर्च को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके कारण डी रैंक के अंडर कोई भी काम करवा सकता है, मुझे ये दे दो, ऐसा जोंग कहता है। नन बोलती है कि प्रेजेंट देने के अलावा मैं आपसे और कुछ भी पूछना चाहती हूँ। तभी जोंग बोलता है ठीक है, जल्दी करो, पूछो जो पूछना है। हम देखते हैं नर शर्मा कर बोलती है कि आप काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं, क्या मैं आपको टच कर सकती हूँ? ये बातें सुनने के बाद जो कैथरीन है और जो फॉक्स स्पिरिट है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ घबरा कर मेड बताती है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं आपकी पावर को सेंस कर सकूँ। सच कहूँ तो आज तक मैंने इतने पावरफुल कोई भी प्राणी को देखा नहीं है, और आपकी पावर अनगिनत है, आपकी मेंटल पावर भी नहीं है, जबकि उसके बाद भी आप इतने ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं आपकी पावर को चखना चाहती हूँ, परखना चाहती हूँ। फॉक्स बोलती है कि क्या ये सच में पावर को ही मेजर करना चाहती है ना? कैथरीन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मेड उसे टच करती है, और दूसरी तरफ जो जोंग रहता है वो बच्चों की तरह बोलता है तुम्हारा हो गया क्या? मैं इसके बदले में पैसे चार्ज करूंगा अगर तुम मुझे बार बार टच करती रहोगी तो। नन बोलती है प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। नन बोलती है इसके पास मेंटल स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है, मुझे और गहराई में जाना चाहिए तो मैं इसकी पावर को फील कर पाऊंगी। हम देखते हैं दूसरी तरफ नन उसके और भी ज़्यादा टच में आ जाती है और कैसे गंदी गंदी हरकतें करने लगती है, और उसके बाद बोलती है कि वाह ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, और उसके बाद हकबका कर नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो चर्च के आदमी है वो बोलते हैं आप ठीक है लेडी, क्या आपके सेंसेस सही है? आप शॉक्ड लग रही है। और जो लेडी रहती है यानी नन, वो बोलती है कि ये तो काफी अननोन पावर है जो कि सेक्रेट स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज है, इतनी पावरफुल ताकत आज तक मैंने कभी नहीं देखी। तभी भूकंप सा मचता है और उसके बाद लेडी नन बताती है कि ये तो एक शॉकवेव लग रही है। और दूसरी तरफ जो जोंग रहता है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक प्रेजेंस वाला कोई डीमन लगता है, मुझे लगता है पैसे कमाने का टाइम आ गया है। हम देख पाते हैं एक खतरनाक ड्रैगन को जो कि आग उगल रहा होता है और लोग जलते जलते हेल्प मांग रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है कि क्या ये मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, कोई हमें बचा नहीं सकता है? और उसी लड़की के बगल में वही मॉन्स्टर आ रहा होता है उसे ख़त्म करने के लिए। वो ड्रैगन रहता है प्रेडिमल इविल ड्रैगन जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और उसके बाद वो तुरंत ही उस पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और बोलता है डरो मत, आज तुम यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। वो गहरी सांस लेता है और उसकी गहरी सांस लेने के कारण ही वो हमला भी ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग एक्सप्लेन करती है लड़कियाँ कि सिंपली इसने सांस ली और उसके बाद वो जगह ब्लॉक हो गई, वो हमला ब्लॉक हो गया। जोंग कोई मामूली इंसान नहीं लगता है। और दूसरी तरफ फॉक्स बताते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ जो लेडी रहती है यानी हेड नन, वो बोलती है कि एक ओल्ड लेजेंड था फेरो सिटी का, जहाँ पर यह बताया गया है कि एक एंसेंट टाइम का सेक्रेट स्वॉर्ड होता था जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था। सेक्रेट स्वॉर्ड के पास यूनिक एनर्जी थी और वो अटैक करता है सिटी पर मल्टीपल टाइम्स। और वो ईविल ड्रैगन जब सांस लेता है तो आग उगलती है और जिसके कारण लोग खाक बन जाते हैं। फेरो सिटी एक टाइम पे एक नर्क थी जिसमें हर कोई अपनी जान गंवा रहा था, लेकिन एक बार एक हीरो वहाँ पर आया और उस हीरो ने आने के बाद उस ड्रैगन को इतना कमज़ोर बना दिया था जिसके कारण वो कहीं पर दुबक के बैठा हुआ था। लेकिन आज जब वो हीरो नहीं है तो ये ड्रैगन दोबारा वापस आ गया है। दूसरी तरफ जो लेडी फॉक्स है वो बताती है मन मन में कि यह मॉन्स्टर अटैक कर रहा है जोंग टाइसुन के ट्रेजर को, इसका मतलब यह है कि वो उससे कनेक्ट होगा। हालांकि एक ईविल ड्रैगन है तो इसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है वॉलोंग शॉर्ट से। दूसरी तरफ हेडनन बताती है कि शायद हो सकता है कि जोंग टाइसुन कोई एक्शन ले और दोबारा से इस ड्रैगन को गहरी नींद सुला दे। जोंग बोलता है लड़कियां चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और दूसरी तरफ जो एक लड़की रहती है वो प्यार से बोलती है कि लॉर्ड हीरो आ गए, आज आप हमें बचा लेंगे, ये काफ़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको बदले में अपनी बॉडी से अपना कर्ज चुका दूंगी। हम देखते हैं ड्रैगन तेज़ी से उनकी तरफ आता है और वो लड़की बोलती है लॉर्ड हीरो प्लीज़ हमें बचाइए, नहीं तो ये ड्रैगन हमें ख़त्म कर देगा। ड्रैगन दूसरी तरफ जोंग के पास आता है और जोंग बोलता है नीचे बैठ जाओ जल्दी से, और तुरंत ही जो ड्रैगन है वो नीचे फटका खा के गिरता है। और हेडनन ये देखकर हैरान रहती है कि इतनी पावरफुल वेव और इतना पावरफुल अर्थक्वेक वाला अटैक आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। ड्रैगन भी पसीने पसीने हो जाता है ये ताकत देखकर, और उसके बाद वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द देने की ज़रूरत है।
मुझे लगा था कि तुम एंशिएंट मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम अपनी जात से कभी नहीं बदलते हो। स्वॉर्ड के अंदर जो ड्रैगन रहता है वो बोलता है ये खजाना है, ये खजाने के पीछे आया है और वो उसे ग्रहण करना चाहता है। वो बोलता है अपनी रियल आवाज में बात करो। तब ड्रैगन बोलता है अयो रामा, हम जो डीमन कोर स्वेलो किया था जे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी वाला था, जिसके कारण ये हमको बदला लेने आता जे, और ये उस डीमन कोर को निगलने के लिए आता जे, जिसके कारण ये हजारों साल से जिंदा था जे। ये मेरा दुश्मन होता जे, हम इसके कारण एक बार मर चुका जे, लेकिन इस बार हम इसको खत्म करेगा जे, खत्म करेगा। जोंग बोलता है क्या खजाने की बात चल रही है क्या? तब तो लगता है कि मैं आज इसकी फील्डिंग सेट कर दूंगा। जोंग तेजी से उसे एक मुक्का मारता है और किक मारकर उसे दूर उड़ा देता है और बोलता है इसका पैसा मेरा हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल करूंगा अपनी ताकत को और डिस्ट्रॉय करूंगा सारे ट्रेजर्स को, और उसके बाद मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं और भी ज़्यादा पैसे कमा सकूं। और उसके बाद वो तुरंत ही स्वॉर्ड का एक हमला करता है, जिसके कारण जो ड्रैगन रहता है वो कट जाता है और उसके मुंह से खून फेंक देता है, और खून के साथ साथ एक पेंडेंट जैसी चीज़ें निकलती है। और दूसरी तरफ जो फॉक्स स्पिरिट होती है वो बोलती है कि ये काम कर गया, ड्रैगन ने उल्टी की ट्रेजर की। और तुरंत ही जो जोंग है वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि काम पूरा हुआ। हम देखते हैं कि यह एक एंशिएंट ट्रेजर मिलेनियम मिरर, जो कि एक आईना है। हमें दिखाया जाता है मिलेनियम मिरर के बारे में, जो कि एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है और जोंग वहां पर चला जाता है और वो बताता है कि ये एक पॉकेट डायमेंशन है ना। ड्रैगन समझाता है कि अयो रामा, यहाँ पर आदमी कल्टीवेट करता जे, और ये कल्टीवेटर्स का होता जे, ये स्पेशल मटेरियल से बनाया गया जे, जिसके कारण तुम अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता जे और अपने हिसाब से कंट्रोल करके ताकत बढ़ा सकता जे। हुआन सेक मास्टर जोंग ताइसुन ऐसा कोई नाम लेता है, और दूसरी तरफ जोंग बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। ड्रैगन बोलता है ऑफ कोर्स, आप एक बीस्ट ऑफ सैनिटी है, क्या आप मुझे याद नहीं है? आप एक कल्टीवेटर थे और एक ग्रेट वॉर हुई थी और उसके अंत में आपने मुझे भूल गए थे। नहीं, सच कहूँ तो आपने मुझे कम्प्लीटली नहीं भूला, ऐसा वो ड्रैगन कहता है। जोंग बोलता है कि आखिर क्या बक रहे हो चादर मोद, मुझे एक्सप्लेन करो आखिर क्या चीज़ तुम बोल रहे हो। ड्रैगन बोलता है आपका चेहरा देख के लगता है कि आपका ऑरा भी चेंज हो गया है और नीचे का घोड़ा भी चेंज हो गया है। हालांकि मैं आपको पास्ट लाइफ के बारे में आपकी चीजें समझा देता हूँ। अतीत आपका जो कि आपसे भाग रहा है। आपकी ताकत एक टाइम पर पीक में हुआ करती थी, लेकिन अब आपको हुआ क्या? आखिर कहाँ चले गए डीमन गॉड? और आप इतने समय से जिंदा कैसे है? आपने डीमन गॉड के साथ क्या किया था? जोंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, किसे पता है, मैं भी शायद मैं बहुत लंबे समय पहले ही खत्म हो गया हो और वो भी खत्म हो गया हो। ड्रैगन को गुस्सा आता और बोलता है डीमन गॉड एक किंग था जो कि यूनाइट करता था डीमन रिलिम को, उसकी ताकत सबसे ज्यादा पीक पर थी। ड्रैगन तुरंत ही एक आग का गोला निकालता है और बोलता है कि वो एक टाइम पर इस दुनिया को ही रूल करता था। बहुत सारे लोग उससे लड़ने की कोशिश किए थे, हर कल्टीवेटर खत्म हो गया था लेकिन तुम्हें छोड़कर। और उसके बाद तुरंत ही उस पर एक तेजी से आग का हमला करता है। जोंग बोलता है इसमें तुम्हारी गलती होगी, अब जो होगा। जोंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसको चीरता है और बोलता है यू लोंग, अब तुम उड़ सकते हो। यू लोंग आज़ाद हो जाता है और उसके ताकत और पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो यू लोंग रहता है वो तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद उस ड्रैगन की हड्डी पसली एक हो जाती है और बेचारा कंकाल बन जाता है। और जोंग बोलता है इसमें तुम्हारी गलती थी ड्रैगन, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हूँ। और दूसरी तरफ जो ड्रैगन है वो काफ़ी खुश होकर जोंग को देखता है और जोंग बोलता है कि देखो ना ये एंशिएंट इविल ड्रैगन कोर मुझे मिला है, क्या तुम्हें ये चाहिए? वो बोलता है अयो रामा, हमको ये चाहिए जे, इसके कारण हमारा फीलिंग पूरा होगा जे, हमको ताकत मांगता जे, ऐसा ड्रैगन बोलता है। जोंग बोलता है कि ये बीस्ट ने बोला था कि मैं जोंग ताइसुन हूँ, ना कि जोंग ताइसन। हम दोनों का नाम सेम हो लेकिन हम दोनों की एज और उम्र अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि वो पास्ट में बहुत बड़ा आदमी हो। दूसरी तरफ जो ड्रैगन है वो बोलता है क्या यो रामा, आप अपनी मेमोरीज खो चुके जे, जिसके कारण आपको पता नहीं कि आपका अतीत क्या होता जे, लेकिन उसने आपका अतीत बताने की कोशिश किया जे। जोंग तुरंत ही हकबका जाता है और तुरंत ही ड्रैगन बोलता है कि आपको लगता जे कि आपको फ्रैगमेंट सेक्टर में काम किया है, हमको तो लगता है कि झाइसुंग सुन की सोल आपके अंदर आ गया जे। हमको लगता है कि जब आप खत्म हुआ था तब उसका सोल आपके अंदर आ गया था, जिसके कारण आपको कल्टीवेटर का पावर मिला जी, लेकिन उसकी आत्मा आपके पे कब्जा नहीं कर पाया जी।
जोंग बोलता है ये बात भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मैं बस उसकी एक आत्मा हूँ जो कि कोई शरीर में भटक रहा हूँ, और जब मुझे कोई शरीर मिला तो मैं उसके अंदर निवेश कर गया। जोंग बोलता है कि जब मैंने अपने होश संभाले थे और आंखें खोली थी तो मैं बस एक पेड़ के नीचे सो रहा था और मैं पूरी तरीके से नंगा था। वो पेड़ खुला था और उसके बाद मैं वहाँ से निकला था। ड्रैगन बोलता है ये रामा पेड़ ये एक्सप्लेन करता जी कि आपके पास एक एंशिएंट स्पिरिट पावर होती जी। वो पेड़ लगता है कि डिमोनिक नरिशमेंट के दौरान आपको जिंदा किया जी। जोंग बोलता है कि आखिर ये सोल फ्रेगमेंट चीजें क्या है, आखिर समय के साथ क्या हो रहा है। ड्रैगन बोलता है 5000 साल पहले डीमन रिलीम में बर्थ हुआ था जी डीमन गॉड का। उसने पोजेस किया था बहुत ज़्यादा ताकत और डिमोनिक कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर था जी। डीमन गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर था जी कि वो सारा अचीवमेंट ले लेता था और उसके बाद वो हर चीज़ का मालिक था जी। वो हर किसी को ख़त्म कर देता था। लेकिन डीमन गॉड की भी एक किस्मत थी जी। भविष्य में लिखा हुआ था कि डीमन गॉड एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो जिसके कारण डर के मारे अपना एक एंशिएंट ड्रैगन में एक क्यूब चिपका दिया था जी। अरे एक बार एक कल्टीवेटर उससे लड़ने के लिए आया था जी। वो कल्टीवेटर का नाम था वान टाइसन मास्टर और उसके अंत में उसने डीमन गॉड को रोक दिया था जी अपने स्वॉर्ड की मदद से। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था जी। तभी सूरज में एक चमकाहट हुआ था जी और उसके बाद से यह कहानी प्रचलित है कि वान सेक्ट में एक हीरो था जो कि फ्रैगमेंट के दौरान सबको इस कॉन्टिनेंट से आज़ाद किया था। और जोंग तुरंत ही उस स्टोन को आगे करता है और उसे देखने लगता है और बोलता है कि इसका मतलब यह है कि यही मेरी आइडेंटिटी है। मुझे मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आखिर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लूँगा? मेरे जैसा इंसान, मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मैं इसे ठुकराता हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। कल्टीवेटर्स की होप मेरे ऊपर है। जोंग बोलता है कि चलो फिर अब फेरो सिटीज छोड़ने का समय आ गया है। अब मुझे सेक्रेट फ्रेगमेंट्स ढूंढने होंगे और जुआन टाइन का सेक्ट भी ढूंढना होगा। उसके आइटम भी मुझे पता करने होंगे ताकि मुझे कुछ उम्मीदें मिल सकें। रात का समय होता है और हम देख पाते हैं डीमन रिलिम के कुछ डीमंस को, जहाँ पर एक डीमन बता रही होती है कि फोर्थ में जितने भी हमले हुए हैं उनके पीछे एक इंसान है जिसने पॉल्यूट किया है डीमन आइटम्स को, जिसमें क्यूब और कंट्रोलर भी शामिल है और वो इतना ही ज़्यादा ताकतवर है जितना डीमन गॉड हुआ करते थे। एक लेडी रहती है, वो तुरंत ही उस क्यूब को लेने के लिए जाती है और बोलती है कि क्या ये सच में डीमन आइटम को पॉल्यूट किया गया है? मुझे ऐसा लगता है कि हजारों साल से इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ किसी ने हासिल नहीं की थी, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। दूसरी तरफ वही डीमन गर्ल बोलती है कि मेरे पास एक और रिपोर्ट है आपको बताने के लिए कि हमें एक कल्टीवेटर की प्रेजेंस महसूस हुई है फेरो सिटी में। ये बातें सुनकर एक डिमोनिक बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है? हम देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं डीमन गॉड होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे बस उसका सर चाहिए ताकि मैं उसे ख़त्म कर सकूं। हम रात का फेरो सिटी का सीन देख पाते हैं और देख पाते हैं हेड नन को जो कि सोई हुई है और बोलती है कि जब से वो यहाँ पर आया है फेरो सिटी पर तब से सरप्राइजिंग चीज़ें हमेशा होती जा रही है। पहले तो वो एंशिएंट डीमन ड्रैगन और दूसरी चीज़ ये कि उसके पावरफुल मैजिक जो कि उसने किया था। सच कहूँ तो क्या इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें जोंग होल्ड भी कर पाता है या फिर शायद कुछ और चीज़ है? जब से मैं उससे मिली हूँ तब से मेरे ख्याल बदल गए हैं। क्या एक सेकेंड, मैं एक नन हूँ और मैं इतनी गंदी चीज़ें नहीं सोच सकती हूँ, ऐसा ये नन बोलती है और आपको समझ आ ही गया होगा कि वो क्या बातें सोच रही थी। हम देखते हैं कैथरीन का रूम जहाँ पर बाहर में फॉक्स लेडी खड़ी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथरीन नहा रही होती है और यही सोच रही होती है कि जोंग ताइसुन कल चला जाएगा और मैंने तो उसे प्रॉपरली अपने प्यार में गिराया भी नहीं है। आखिर मैं क्या करूँगी? क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? मुझे उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, ऐसा वो बोलती है और शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं आई है। और दूसरी तरफ फॉक्स लेडी यही सोच रही होती है कि नॉट ओनली कैथरीन ब्यूटीफुल है, उसके पास काफ़ी अच्छी बॉडी भी है और वो अमीर भी है। मुझे लगता है कि जोंग ताइसुन उसी के लेवल का है और साथ ही में मुझे थोड़ी जलन हो रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि आज मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं उसकी मदद करूंगी। हम देखते हैं एक नशीला सा स्मोक धुआं उड़ने लगता है और दूसरी तरफ कैथरीन है, उसकी बॉडी अजीब बर्ताव करने लगती है।
आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। बेचारा जोंग खाना पीना खाकर सोने वाला होता है, तभी वो देखता है कि कैथरीन कहीं दूर से दिख रही है। वो बोलता है, कैथरीन तुम सोई नहीं हो? मुझे लगता है फॉक्स ने बताया था ना कि कल हम जा रहे हैं। कैथरीन बोलती कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है, क्या बस तुम मेरे साथ आ सकते हो? जोंग को कुछ समझ नहीं आता है और वो बोलता है कि आज ये इतनी कोल्ड तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है और ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई है। लगता है गर्म पानी में नहाने के कारण इसके अंदर काफी गर्मी आ गई है। और उसके बाद बोलता है, थैंक्स, तुमने मेरी काफी मदद की है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपना ध्यान रखो। तभी दूसरी तरफ जो कैथरीन है उसके सीने से लिपट जाती है और बोलती है, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। जब तुमने मुझे गॉब्लिन से बचाया था तभी से मुझे तुम पर प्यार हो गया था और मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी। मैं तुम्हारे बिना एक रात भी सो नहीं सकती हूँ और तुम्हें देखे बिना मुझे नींद भी नहीं आती है। तुम मेरे यादों में हो, तुम मेरे दिल में हो। दूसरी तरफ जोंग बोलता है कि ये चीज़ें इससे बुलवाई जा रही है या फिर फॉक्स की करतूत है। तभी दूसरी तरफ कैथरीन बोलती है, नहीं, सच कहूँ तो मैं हमेशा काफ़ी ज़्यादा लूसिड थी। और फिर हम देखते हैं कि वो अपना कपड़ा खोल देती है। उसके अगले दिन फेरो सिटी के बाहर फॉक्स बोलती है कि क्या बात है मास्टर, आप पूरे ट्रिप से मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, क्या आप मुझे मुंह मोड़ लिए हैं? ओह, क्या आप लास्ट नाइट को सोए नहीं होंगे, है ना? जोंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, हम देख पाते हैं वो वाला सीन। कैथरीन, जोंग बोलता है कि लास्ट नाइट को अजीब चीजें हुई थी, मुझे काफी अच्छी नींद आई थी। और दूसरी तरफ फॉक्स लेडी आंख मारते हुए बोलती है, ये तो अच्छी बात है ना? हम तभी देखते हैं कि उन दोनों के आगे से कोई आ रहा होता है और वो रहता है उन्हीं में से एक सेक्ट का बंदा, जो कि बोलता है, जोंग ताइसन, ये तुम्हारा नाम है ना? और ये है ओसिस फैमिली का कार्ल, जो कि साइकिक पावर होल्ड करता है, रैंक सी का है। और वो बोलता है कि अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ फॉक्स लेडी बोलती है, तू तो वही मेडिक है जो कि लोगों के रास्ते ब्लॉक करता है और उन्हें मरवाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ। हम देखते हैं एक लेडी को निकलते हुए और वो बोलती है कि मैंने सुना कि सेक्रेट स्वॉर्ड ट्रेजर फेरो सिटी को बिलोंग करता है और तुम उसे लेके जा रहे हो। मैं इसे लेके जाने नहीं दूंगी। हम देख पाते हैं एज ग्रेट साइकिक ओनेसिस फैमिली को, जो कि मदर ऑफ कार्ल है। इनका नाम जेनी है। जेनी ये भी बोल रही होती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ओनेसिस फैमिली अब कोई दिक्कत नहीं देगी, लेकिन मुझे बस वो स्वॉर्ड वापस कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, नहीं तो फिर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि बोलता है कि तुमने जॉन को ख़त्म किया था मेल्टोन फैमिली के, और तुम डीमन कोर को भी चुरा लाए ट्रायल से। हम देख पाते हैं यह एस ग्रेट साइकिक वॉल्टन फैमिली का स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग पाला पाला। और उसके बाद वो बोलता है, मेरा बेटा मेयर मारा गया था तुम्हारे हाथों। मुझे लगता है कि तुमने उसकी जान ली है, तो आज मैं अपना बदला लूँगा। ये है एस ग्रेट के साइकिक दुपेनेंट फैमिली के ग्रेट नाइट एलेन। और दूसरी तरफ जोंग बोलता है, तो तुम लोग सबको लगता है कि सब चीजें करने के पीछे मेरा हाथ है। कार्ल बोलता है, ऐसा मत कहो, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम यही चाहते थे कि तुम्हारे रास्ते में कोई ना हो, जिसके कारण तुमने उन सब की फील्डिंग सेट की थी। जोंग बोलता है कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो आज तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कार्ल बोलता है, कितना ज़्यादा घमंडी है बे, तुझे दिख नहीं रहा है कि एस रैंक मेंटलिस्ट फेरो सिटी के यहाँ पर है। आज तेरी फील्डिंग सेट है और आज हम तुमको एक लेसन सिखाने वाला हूँ कि हमसे टकराओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। आज लगता है कि तेरी खबर यहीं पर खुदेने वाली है। दूसरी तरफ जो जोंग है वो बोलता है, किसकी खबर खुदेगी और किसकी हुदेगी ये तो तुझे आज पता चलने वाला है। जोंग तैयार रहता लड़ाई करने के लिए। और दूसरी तरफ वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो बोलता है, यही वो गाय है जिसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है, उसके बाद भी इसने ओल्ड ड्रैगन को और ईविल तरीके से ख़त्म किया था। ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी है, लेकिन मेरे पास एस रैंक की साइकिक पावर है जिसके कारण मैं इसे ख़त्म करूँगा। वो तुरंत ही स्वॉर्ड में एक हमला करता है और वो हमला जोंग को जाकर लगने वाला होता है। वो हमला एक स्पैरो का शेप ले लेता है और जोंग बोलता है, ये तो बस एक लाइटनिंग है, ये मेरे लिए तो मूंगफली के बराबर है। जोंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ पर ग्रेट ड्रैगन निकलता है जो कि उस मूंगफली से स्पैरो को कच्चा चबा जाता है। ये बातें देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसने अचानक से मेरे वर्ड को कैसे ख़त्म कर दिया। वो ड्रैगन उनकी तरफ गुस्से से देखता है और वो लोग थरथरा जाते हैं
क्योंकि ये तो एक होली ड्रैगन है और वो तो है एक नॉर्मल से इंसान ही। और ड्रैगन उन पर हमला करता है लेकिन शील्ड की मदद से वो लोग बच तो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसका हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मेरा हाथ तो काफ़ी ज़्यादा झटके के कारण सन हो गया था। ये बच्चा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मेरी शील्ड भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। हम देख पाते हैं जो हमला था वो इतना तेज हमला था जिसके कारण वो लोग बच नहीं पाते, लेकिन हमारा हीरो ने उन्हें बचाया एक मौका देके कि ये लोग अब चले जाएंगे। कार्ल की मॉम बोलती है कि आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है, तुम दोनों ऐसे भी उस बच्चे से डर नहीं सकते हो। हम देखते हैं मेयर के बाप बोलते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, तुम्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए। कार्ल की मदर बोलती है कि ये ओनेसिस फैमिली के लिए एक मजाक की बात होगी, हम लड़ते हैं और खून की बारिश करते हैं, हमारे लिए तो ये मामूली सी बात है। हम देखते हैं कि ओनेसिस फैमिली की जो कार्ल की मदर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को एक्टिव करती है और बोलती कि अब देखती हो इससे कैसे बचते हो। हम देखते हैं उसका जो तार रहता है वो झोंग के पास आ रहा होता है और तुरंत ही एक खतरनाक हमला होता है। कार्ल की मदर को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा और झोंग की फील्डिंग सेट हो जाएगी। तुरंत ही बहुत सारा हमला झोंग के पास होता है। मेयर के डैड बोलते हैं मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ताकतवर हमला भी उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कार्ल बोलता है कि चिंता मत करो, मेरी मदर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुरंत ही उड़कर जो कार्ल की मदर है वो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तुरंत ही झोंग शील्ड बना देता है जो कि इम्पॉसिबल सी बात थी। और उसके बाद झोंग बोलता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, तुम्हारी फेटिस को दूर करना चाहिए। वैसे तुम्हारे ड्रेस का अच्छा प्राइस मुझे मिल सकता है, क्यों ना मुझसे मैं उधार ले लूं। और तुरंत ही वो उसे खींचता है, जिसके कारण वो जो लेडी है यानी कार्ल की मदर वो उड़ते हुए यहाँ पर जा रही होती है। तभी तुरंत ही रस्सी काट देता है झोंग और वो गिर जाती है। और उसके बाद मेयर का डैड बोलता है कि जेनी तुम ब्लश कर रही थी कपड़े उतरने के बाद से। तो जेनी बोलती है अरे शट अप। और दूसरी तरफ कार्ल बोलता है इसने मेरे मदर के बारे में इतनी गंदी चीज़ें और ख्याल रखा और ये इतना ज़्यादा ताकतवर भी है, मेरी पावर भी इससे हरा नहीं पाएगी। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस पर हमला करूं, ऐसा कार्ल सोचता है और तुरंत ही हमला करने वाला होता है। शबी पीछे मुड़ता है झोंग और बोलता है 2 दिन पहले तुमने एक लड़के को धोखे से मारा था, ये बात याद है, मैं तुम्हें परखता हूँ। हम देखते तुरंत ही शॉट से हमला करने के कारण कार्ल को वो नंगा कर देता है और कार्ल जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है। जोंग बोलता है कि कैसा लगा आपको एक नंगा स्वॉर्डमैन जो कि काफ़ी ज़्यादा थरथरा रहा है, इसके कपड़े मैंने फाड़ दिए हैं, मैं चाहता तो इसका कुछ और भी काट देता। हम देखते हैं कि जो कार्ल है वो उसे गंदी गंदी गाली दे रहा होता है। जोंग को गुस्सा आता है और बोलता है कि अब तेरी बारी तो हो गई, अब तेरी मोम की बारी है, मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूँगा। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम के पास वो आता है तो उसकी मॉम पीछे हट जाती है और हवा में उड़ जाती है और दूसरी तरफ बोलती है कि ये कमीना चाहता है कि मेरे कपड़े उतार दे, आखिर इसका इंटेंशन क्या है, ये मेरे कपड़े चाहता है ना, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ मैं एक रिस्पेक्टेड महिला हूँ, मैं किसी को भी ये करने नहीं दूंगी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी ताकत कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और वो उस पर अपनी ताकत से ओनेसिस फैमिली का मैजिक कर रही होती है और हमला करती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बुलेट्स से तबाही हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो झोंग है वो तो झोंग ही है, जिसके कारण उससे तो बस पैसों से मतलब है। वो बोलता है मुझे तो बस पैसे चाहिए, मेरा यकीन करो, तुम दूसरे कपड़े ले लेना। जेनी बोलती है कि पागल हो गया है क्या, आखिर ये कैसे भाग सकता है और मेरे बुलेट से इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। जोंग बोलता है चिंता मत करो, बस ऐसे ही खड़ी रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर मैं तुम्हें दिक्कत दूंगा। जोंग तुरंत ही बोलता है कि ये तो बस एक मैजिक ही है। जोंग तुरंत ही लाइट की स्पीड से ऊपर कूदता है और उसके बाद उसकी तरफ आगे आ रहा होता है। लेडी फॉक्स बोलती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज है, मैं तो देख ही नहीं पाई थी। जोंग तुरंत ही उसके पास आता और बोलता है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए है ना, जैसा तुम्हारी इच्छा। जोंग तुरंत ही स्वॉर्ड से 4 भाग करता है और उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो अपने कपड़ों को बचाकर शर्मा रही होती है और बोलती है कि ये कमीना ये क्या करने वाला है, आखिर लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी फ्यूचर में। दूसरी तरफ जोंग बोलता है चिंता मत कीजिए, अगर आपने मुझे गंदा लड़का कहा है तो मैं वही करूंगा जो आप चाहती है। जोंग उसी का हथियार ले लेता है और दूसरी तरफ जेनी बोलती है कि आखिर तुम मेरे हथियार के साथ क्या कर रहे हो,
तुम मुझसे कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। हम देखते हैं जोंग तुरंत ही उसे रस्सियों में बांध देता है। वैसे सच कहो दोस्तों तो जेनी की फील्डिंग सेट होने वाली है। जोंग बोलता है कि सच कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, तो शायद हो सकता है कि मैं आप पे आज कोई दया ना करूं। दूसरी तरफ कार्ल बोलता है कि अबे कुछ तो करो कमीनो, मेरी मॉम को बचाओ। और दूसरी तरफ जो लेडी फॉक्स है वो बोलती है कि मैं जोंग ताइसुन को जानती हूँ, उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है, वो बस लोगों के साथ खेल रहा है। कार्ल बोलता है कि अबे कुत्तों कमीनों कुछ तो शर्म करो, मेरी मॉम को वो ह्यूमिलिएट कर रहा है, जल्दी से उसे बचाओ। दूसरी तरफ वो दोनों भी वो चक्के हो जाते हैं और अपनी पूरी पावर को एक्टिव करते हैं। पूरी पावर एक्टिव हो जाती है और उनका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, जिससे अभी एक्सप्लेनेशन में मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है आगे देखकर। उसके बाद जोंग बोलता है देखो तो तुम लोग भी बिल्कुल एक पहाड़ की तरह हो, जो कि सोचते हो कि तुम लोग मुझे हरा दोगे, लेकिन एक हवा हमेशा तेज होती है। दूसरी तरफ जो मेयर के डैड है वो बोलते हैं अबे बकवास बातें बंद कर, अपना कद काठी भी देख ले, समझा क्या तू? अब तू देख कि मैं तेरे से क्या हमला करता हूँ। वो एक थंडर वोल्ट का हमला करता है स्वॉर्ड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है, कहीं मैंने दोनों को ही तो ख़त्म नहीं कर दिया है, मुझे लगता है कि जेनी भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ ही वो शॉक्ड होकर देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो जोंग रहता है उसके स्वॉर्ड से अपना स्वॉर्ड्स बचा रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तेरा अटैक माउंटेन को क्रैक कर सकता है, लेकिन मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को नहीं, या फिर मेरे जैसे भगवान को नहीं। तुम मुझे खुद मेयर के डैड का साइज बड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ जोंग उसकी तरफ आता है और उसको एक हमला करता है। और दूसरी तरफ जो मेयर के डैड है वो बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा होने के बाद भी ये मुझ पे इतनी ताकतवर तरीके से हमला कैसे कर पाएगा। और वह यही सोचता है कि मैं अपनी ताकत की मदद से इसे ख़त्म कर दूंगा। तभी उसके मुंह के सामने जोंग आ जाता है और जोंग गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे टिंगू कहा क्या। और उसके बाद मेयर के डैड थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये कुत्ता कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं जोंग तुरंत ही उन पर तलवार से एक हमला करता है, जिसके कारण उनके गर्दन से खून आ जाता है और खून के धब्बे चारों तरफ फैल जाते हैं। और उसके बाद जोंग बोलता है कि ये बात याद रहे कि हमेशा अपना मुंह अच्छी जगह पर चलाना चाहिए। और दूसरी तरफ मेयर के डैड काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो जोंग है वो यही देख रहा होता है कि मुझे लगता है ये जो ब्लॉन्ड हेयर है वो भी ख़त्म हो गया इनके साथ साथ। दूसरी तरफ जो जोंग है वो ये भी बोलता है कि शायद ये लोग यही डिज़र्व करते थे, बिना कुछ जाने दूसरे की टांग अड़ाना। और उसके बाद वो पला पला के पास जाता है और बोलता है कि पला पला, अब मुझे लगता है कि तुम भी ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारी लाइटनिंग शॉट पला पला से तुम अटैक करोगे क्या। हम देखते हैं जो पला पला है वो तुरंत ही धूम धमा कर भाग जाता है। और जोंग बोलता है अरे इसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है और ये भाग रहा है क्या। और उसके बाद हम देखते हैं जो पाला पाला की स्वॉर्ड है और पाला पाला है वो घबरा कर रो रहा होता है और बोलता है ये इतना ताकतवर है, इसकी स्पीड, इसकी लाइटनिंग, इसकी ताकत, इतनी ताकत मैंने आज तक कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है मेरी स्पीड को ये टक्कर नहीं दे पाएगा। तभी पाला पाला के बगल में जोंग आता है और बोलता है तुम्हारे दोस्त लोग अभी भी पीछे है और तुम आगे भाग रहे हो। पाला पाला और भी ज़्यादा घबरा जाता है और जोंग तुरंत ही अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके बाद बोलता है हेवनली लाइटनिंग। और एक बहुत तेज़ी का बिजली का करंट पाला पाला के पार आ जाता है और वो ज़मीन में धंस जाता है और थरथरा जाता है साला। और उसके बाद जोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे होल्ड करके रखना चाहिए, नहीं तो इसका कबाब बन जाएगा। हम देख पाते हैं फेरो सिटी में और उसके बाद हम देख पाते हैं प्यारी कैथरीन को, जो कि बोलती है मेरी बॉडी आजकल इतनी गर्म क्यों महसूस हो रही है, क्या हुआ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ताइसुन के बगल में मैं थी और वो ताइसुन चला गया क्या। कैथरीन जोंग के बारे में ही सोच रही होती है, हालांकि जो हालात में है वो मैं भी समझा नहीं सकता हूँ। जोंग बोलता है कि तेरे साथी तो अब खत्म हो गए, तुझे भी लगता है तुझे भी खत्म कर देना चाहिए। ड्रैगन बोलता है अयो रामा, आम का तो लागता जी कि इसको हम चबाएगा जे। और उसके बाद जो जेनी होती है वो बोलती है मेरे करीब मत आओ, मैं तो बस एक औरत हूँ, तुम एक औरत के साथ अत्याचार करोगे क्या, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो उसके बाद जोंग बोलता है तुमने क्या कहा था कि हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं,
तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ, लेकिन 99,999,999 स्पिरिचुअल स्टोन्स हमें दे दो। तो उसके बाद वो बोलती है 99,999,999 स्टोन में तुम्हें कैसे दूंगी, इतना तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, पूरा खानदान बिक जाएगा बे। झोंग बोलता है नहीं है तो फिर खत्म हो जाने के लिए तैयार हो। उसके बाद झोंग बोलता है यो राम, हमको तो लगता है कि हमको कुछ मस्ती करना चाहिए, इसका बेटा को बेच देते जी। जेनी बोलती है ठीक है, मैं साइन करूंगी पैसे देने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनी बोलती है कितनी शर्म की बात है कि मैं ऐसे हालात में बंधी हुई हूँ और मेरा बेटा बस एक साइड पे गिरा हुआ है, कोई काम का नहीं है, मुझे लगता है कि अब मैं खत्म हो जाऊंगी। तभी वहाँ पर वही डीमन लेडी आती है और बोलती है कि मैंने देखा यहाँ पर कोई कल्टीवेटर पावर जैसा कोई आया है, और वो डिमोनिक गर्ल वहाँ पर प्रकट होती है। जेनी वही डीमन गर्ल से बोलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है जो तुम कह रही हो। जेनी बोलती है कि प्लीज ये सब बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है मेरा बेटा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो अगर हो सके तो। और डिमोनिक गर्ल बोलती है अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, लेकिन अभी तुम किससे लड़ाई की थी, मुझे ये बारे में जानना है। तभी दूसरी तरफ जेनी बोलती है वो लड़का क्या जिसकी तुम कल्टीवेटर के बारे में बातें कर रही हो, शायद वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है जिससे हमने अभी लड़ाई की। तभी ये बातें सुनकर वो डिमोनिक गर्ल बोलती है मुझे चाहिए, मुझे उसकी ज़िंदगी चाहिए ताकि मैं उसे ख़त्म कर सकूं। जेनी बोलती है अगर ऐसी बात है तो वो ईस्ट के साइड में गया है, जाकर उसकी फील्डिंग सेट कर दो, समझी क्या तुम। और उसे गिराकर जो डीमन गर्ल है वो बोलती है ईस्ट, यानी कि जो कल्टीवेटर है वो बिना कोई बातें किए ही चला गया, यानी उसे सब चीज़ें पता है, मैं उसे जाकर ख़त्म कर दूंगी। डिमोनिक गर्ल वहाँ पर आगे बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के ऊपर से कोई भारी सा पत्थर नीचे गिर रहा होता है, और हम देखते हैं जेनी के साथ बाकी लोगों की कहानी खत्म हो जाती है। तुम सबकी जिंदगी खत्म होना ही सबसे बेहतर उपाय था, क्योंकि कल्टीवेटर के साथ जो भी ये जानकारी लेगा उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि तुम लोग मेरे कभी ओपोनेंट थे ही नहीं। जोंग बोलता है फाइनली मैंने एग्रीमेंट में साइन करवा लिया है, और एक बार जब मैं अपने काम से वापस आ जाऊंगा तो मैं इनके पैसे गिनवा लूंगा। और दूसरी तरफ जो फॉक्स गर्ल है वो यही बोलती है कि ये पैसों के कारण कितने ज्यादा पागल हो गए हैं, इन्हें तो बस पैसे ही पैसे दिखते हैं। जोंग बोलता है ऑल राइट, हमने काफ़ी देर तक चला है तो मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। जो लेडी फॉक्स है वो शर्मा कर यही सोचती है कि इनके साथ सोना होगा क्या मुझे। तभी झोंग बोलता है तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हो, इसीलिए तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। झोंग तुरंत ही बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने मिरर में जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, वहाँ पर सोने की बेहतर जगह होगी। दूसरी तरफ जो फॉक्स लेडी है वो सोच रही होती है कि अभी तो मौज होने वाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इनके साथ सो लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। झोंग तुरंत ही अपने मेडिटेशन कर रहा होता है, सो रहा होता है, और दूसरी तरफ जो लेडी फॉक्स है वो बस झोंग को देख रही होती है और बोलती है माय गॉड, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगता है मुझे यहीं पर इनकी निगरानी रखनी चाहिए, या फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टहल लूँ। वो जैसे ही मिरर से बाहर जाती है तो एक बहुत खतरनाक पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है। हालांकि वो उसे डॉज कर लेती है और बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ, फेरो सिटी के अंदर क्या हो रहा है। वो देखती है जाइंट गोलम को जो कि उसकी तरफ आगे आ रहा होता है, और उसके बाद वो तुरंत ही हमला करता है, लेकिन वो मूव कर जाती है और अपनी पावर की मदद से उन पर हमला करती है, जिसके कारण जो गोलम है वो दोनों गोलम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो यही सोचती है कि आखिर इस जगह पर ये हमला किसने किया है। तभी उसके बगल में वही डीमन गर्ल आती है और बोलती है तुमने मुझे पुकारा। तभी वो जो फॉक्स है वो उसको पीछे कर देती है धक्का देकर और बोलती है मेरे करीब मत आओ। तभी वो डिमोनिक गर्ल बोलती है कि मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी तो मैं यहाँ पर तुम लोग का इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग यहाँ पर आओगे, और वाकई में तुम लोग यहाँ पर आए। तुम्हारे अंदर भी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कल्टीवेटर हो, गोस्ट वैली से आती हो। लेडी फॉक्स सोचती है तो फिर ये झोंग की तलाश पर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि रियल झोंग कौन है, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी आइडेंटिटी को बचा सकती हूँ। और उसके बाद लेडी फॉक्स बोलती है तुम कौन हो और ये बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी, आखिर तुम्हें कल्टीवेटर से क्या चाहिए और मेरी ताकत से तुम्हें क्या लेना देना है। लेडी फॉक्स ये बोलती है मेरी बातें तो सुन लो, मुझे लगता है राइट पर्सन मिल गया है। मुझे ऑर्डर मिला था डीमन गॉड के हिसाब से कि तुम्हारी ज़िंदगी को ले लेना है। लेडी ऑब्सिडियन ऑविस्ट इसका नाम है, हम इसे लेडी ऑब्सिडियन या फिर लेडी ऑविस्ट बोल सकते हैं।
ऑबिस्ट बोलती है कल्टीवेटर सारे ख़त्म हो गए हैं और एक ही बचा है तो उसे भी ख़त्म करना होगा। वो तुरंत ही लेडी फॉक्स पर हमला करती है। लेडी फॉक्स उसे मैनेज कर लेती है डॉज करने में, लेकिन वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और खांसने लगती है और बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो फेरो सिटी में हमारे ओपोनेंट से लड़ाई हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर। और दूसरी तरफ जो ऑबिस्ट है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने एक ही बार हमला किया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जैसा मैंने इमेजिन किया था। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं बची है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म करने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। वो उस पर एक तेज़ी से हमला करती है जो कि लेडी फॉक्स को अब ख़त्म ही करने वाला है, लेकिन लेडी फॉक्स तुरंत ही डॉज करती है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो अब ख़त्म होने के कगार पर है। डिमोनिक गर्ल आती है और बोलती है मुझे लगता है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही ताकतवर नहीं हो। तुम जितना अपने आप को समझती हो उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि डीमन गॉड के अलावा मैं ही हूँ जो तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। अब तुम डीमन काइंड के द्वारा ख़त्म हो जाओगी और उसके बाद जितने भी कल्टीवेटर हैं उनकी किस्मत सील हो जाएगी। वो तेज़ी से एक बहुत बड़ा सा स्टोन पत्थर उस पर मारने वाली रहती है। डिमोनिक गर्ल बोलती है कि डीमन गॉड ने मेंशन किया था कि बहुत बड़ा ग्रेट वॉल हुआ था जिसमें वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर ये बताओ कि डीमन गॉड ने तुम्हें आदेश कैसे दिया? क्या वो दोबारा से रिटर्न हो गए हैं? ऐसा फॉक्स पूछ रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें अपनी मुंह नहीं चलाना चाहिए, वैसे भी तुम एक छोटे से कल्टीवेटर हो। डीमन गॉड दोबारा से जन्म ले चुके हैं और अब वो इस जगह को ख़त्म करेंगे और दोबारा से डीमन का राज होगा, ऐसा वो ओविस्ट बता रही होती है। और वो ये भी बोलते हैं कि हम सारे रिलिम में हमला कर कर उन पे जीत हासिल करेंगे। फॉक्स यही बोल रही होती है कि थैंक यू तुम्हारा जानकारी देने के लिए। अब मैं जोंग टाइसुन से और भी अच्छे से मिल पाई और उसे जान पाई हूँ। दूसरी तरफ डीमन लेडी ऑबिस्ट बोलती है कि आखिर ये जोंग टाइसुन कौन है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी दूसरी तरफ फॉक्स बता रही होती कि जोंग टाइसुन वो नाइटमेयर है जो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर है लेकिन वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि तुम्हें ख़त्म कर देगा। और उसके बाद जो लेडी ऑबिस्ट है वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, क्या तुम मजाक कर रही हो? डीमन गर्ल ऑबिस्ट पूरी तरीके से मदहोश हो जाती है और उसके आंखों में प्यार का साइन आ जाता है। वो अपनी इमेजिनेशन में होती है जहाँ पर डीमन गॉड बोलता है कि ऑबिस्ट तुमने मेरी बातें मानी और क्यूब कंट्रोलर को मुझे दिया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बताओ मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दूँ? तो दूसरी तरफ जो ऑबिस्ट वो बोलती है ये तो मेरी ड्यूटी है सर, मैं आपके लिए हमेशा सर्व करती रहूं, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, मुझे और कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ डीमन गॉड आता है और बोलता है तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया और हमेशा से करती आए हो, मेरी औरत बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी यही चाहती हो। हम देखते हैं ऑबिस्ट काफ़ी ज़्यादा शर्माती है और बोलती है क्या मैं आपकी औरत बनूंगी? ये आपको एक अजीब आइडिया नहीं लगता है? तभी हम देखते हैं डीमन गॉड उसके कमर को खींच लेता है और बोलता है क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऑबिस्ट शर्मा जाती है और तभी डीमन गॉड बोलता है कि चलो फिर हमारी सेरेमनी शुरू की जाए। सेरेमनी होगी प्यार की जिसमें हम दोनों साथ में करेंगे। ऑबिस्ट काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रही होती है और बोलती है मेरे सपना सच हो गया। और उसके बाद वो अपने नींद से टूटती है और बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, मैं तो अभी तक प्रिपेयर भी नहीं हुई हूँ, वेट रुक जाइए, आप ऐसे टच नहीं कर सकते। और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रही होती है। और दूसरी तरफ लेडी फॉक्स बोलती है जैसा मैंने इमेजिन किया था, सच कहूँ तो मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है जिसके कारण इसके चार्मिंग नेचर को मैंने उजागर कर दिया। अब मुझे लगता है मेरे पास समय मिल गया है, तो क्यों ना अब मैं इसकी कहानी ख़त्म कर दूँ। रियल बैटल अब शुरू होगी। फॉक्स लेडी ताकतवर अपने हाथों के साथ उस पर हमला करती है, लेकिन तुरंत ही ऑबिस्ट उसके पेट के आर पार अपना हथियार डाल देती है। और लेडी फॉक्स यही सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो लगा कि ये चार्म का असर है। डीमन ऑबिस्ट बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि तुमने मुझे चकमा दिया और इल्यूज़न में ट्रैप कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और देखते हैं लेडी फॉक्स की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है, अब वो ख़त्म ही होने वाली होती है। और दूसरी तरफ ऑबिस्ट गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझ पर हमला भी किया और साथ ही में मुझे गहरी नींद सुलाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि डीमन गॉड के रूप में तुमने मुझे ये गलत चीज़ें दिखाई। आखिर 3 रिलम के गॉड मुझे क्यों चुनेंगे? मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ और आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। हम देखते हैं एक तेज़ी से पत्थर आता है उस लेडी फॉक्स के पास। लेडी फॉक्स बोलती है कि मुझे लगता है मेरी
लाइफ ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ जोंग ताइसुन मुझे बचाओ। और वो चिल्ला रही होती है। तभी तुरंत ही जोंग वहाँ पर आता है और अपने हाथों की मदद से उस पत्थर को 2 टुकड़े कर देता है। और बगल में रहती है ओबिस्ट। ओबिस्ट ये देखकर हैरान हो जाती है। जोंग बोलता है कि ये खतरनाक है कि तुम अकेले निकली। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले निकलने की? अगली बार निकलो तो मुझे भी बुला लेना। हम देखते हैं लेडी फॉक्स रो रही होती है और जोंग ताइसुन को बोलती है कि तुम सच में एक बहुत बड़े इडियट हो, क्या तुम थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते हो? तभी जोंग बोलता है रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ, समझी क्या तुम? और उसके बाद जो ओबिस्ट है वो बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो गया? इस हमले को ये इसने अपने हाथों से कैसे तोड़ दिया? क्या इसका मतलब यही है कि ये डीमन गॉड की तरह भी दिख रहा है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ये दोनों सेम ही है या इन दोनों की आत्मा अलग है? हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि डीमन गॉड और इन दोनों में क्या अंतर होगा, लेकिन मैंने इतनी ताकत बहुत लंबे समय के बाद देखी है। क्या ये औरत जिससे मैं पहले मिली वो सही बोल रही थी कि यही एक कल्टीवेटर है? ऑबिस्ट बोलती है तुम्हारे अंदर से काफ़ी ज़्यादा ताकत मुझे फील हो रही है, तो तुम ही कल्टीवेटर हो जो कि हमारा शिकार करने के लिए आए हो। जोंग बोलता है मैजिक और डस्ट दोनों एक ही है मेरे सामने। तो ओबिस्ट बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे लाइन मार कर किसी को भी इम्प्रेस कर दोगे, है ना? अब मैं तुम्हें सामना करूंगी और तुम्हें ख़त्म करूंगी। वो तुरंत ही जोंग पर हमला करती है और वो हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है। ओबिस्ट को लगता है कि अब उसकी फील्डिंग सेट हो गई है, क्योंकि ये अटैक के कारण जोंग बच नहीं सकता है। वो और भी तेज़ी से उस पर हमला करती है और उसे ऐसा लगता है कि जोंग ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इतरा रही होती है। तभी वो एक अजीब सी चीज़ देखती है और हमें पता चलता है कि जोंग ने अपनी शील्ड बना ली है, जिससे कि कारण वो प्रोटेक्ट हो गया। और वो ये भी बोलता है कि लगता है तुम जेनी से मिल चुकी हो, ओनोसिस फैमिली की, जिसने मेरा पता बताया है। शायद वो घर वापस आ पाई। और उसके बाद ये सीन देखकर जो ओबिस्ट रहती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि इतना ताकतवर आदमी उसने आज तक कभी नहीं देखा है। और उसके बाद जोंग को गुस्सा आता है और बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन रही हो? और उसके बाद ओबिस्ट पर एक खतरनाक हमला होता है और उसके पेट के आर पार वो हमला चला जाता है। ओबिस्ट ख़त्म हो जाने वाली होती है और बोलती है आखिर ये कौन है, इतना ताकतवर है और मुझ पर हमला कर पाया? मुझे तो ये ताकत काफ़ी खतरनाक लग रही है। तो ये वही कल्टीवेटर है जिसके बारे में डीमन गॉड और सारे लोग बात कर रहे थे। जोंग बोलता है कि मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा कि ओनोसिस फैमिली और जेनी के साथ क्या हुआ, तुमने उनके साथ क्या किया, बताओ। ओबिस्ट बोलती है घबराकर कि तुम्हें उनसे क्या मतलब है, वैसे भी वो तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, मैं उसे बस ख़त्म कर दिया था। ये बातें सुनकर जोंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसका ऑरा देखकर ओबिस्ट घबरा जाती है और ओबिस्ट को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। जोंग बोलता है तुम्हारा ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उन्हें ख़त्म कर दिया? ओबिस्ट घबरा जाती है और बोलती है कि ये इतना ज़्यादा डरावना है कि मुझे भी डर लग रहा है। इसका ऑरा देखकर, इसकी इमेजिनेशन देख के ही मेरी सांसें रुक जा रही है। लेकिन वो उस औरत के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, उस एस रैंक जेनी के बारे में? क्या वो दोनों रिलेशनशिप में थे? लेकिन मुझे ये बातें सोचनी नहीं चाहिए, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, मुझे ताकतवर बनना है और अपना मिशन कंप्लीट करना है। उसके बाद हम देखते हैं वो ओबिस्ट खड़ी होती है और बोलती है कि मैं 5th टायर की डिमोनिक बीस्ट हूँ, जो कि डीमन गॉड के अंदर काम करती हूँ और मेरा नाम है लेडी ओबिस्ट, समझे क्या तुम? और मैं आज अपने डीमन गॉड का बदला लूँगी और तुम्हें ख़त्म करूँगी। वो तेज़ी से एक हमला कर रही होती है उस पर, एक तेज़ी का हमला उसके ऊपर होने वाला होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं और जोंग के ऊपर वो सारे एस्ट्रॉइड एक बाय एक आ रहे होते हैं। जोंग बोलता है तो तुम्हारे पास एस्ट्रॉइड गिराने का भी मैजिक है, ये खतरनाक है। और उसके बाद जोंग तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन करता है और उसका ड्रैगन वो सारे एस्ट्रॉइड को निगल जाता है और पेटू ड्रैगन रहता है साला का। और उसके बाद ड्रैगन बोलता है डकार आ गई, अयो राम ये खाना अच्छा नहीं है जी, हमको डकार आ रहा चाहिए। और उसके बाद जोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम 5th डीमन बीस्ट रैंक की हो और आज मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला हूँ। ओबिस्ट बोलती है सब खत्म हो गया, मुझे लगता है कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगी। ये कल्टीवेटर हम लोग से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और इसके हाथों में वो सारी चीज़ें आ गई और सारे टूल्स आ गए तो हमारी पूरी वंश ख़त्म हो जाएगा। ओबिस्ट बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डीमन गॉड के बारे में बताऊं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूं, समझे क्या तुम? जोंग बोलता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करता हूं। तुमने जेनी को ख़त्म कर दिया, वो मुझे 999 रुपये देने वाली थी, आखिर इतने पैसे तुम दे पाओगी क्या? ओबिस्ट बोलती है माफ़ करना लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगी।
जोंग गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा आंसर है, मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े बेच के भी मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। जोंग तुरंत ही ओबिस्ट के सारे कपड़े ले लेता है और बोलता है तुम्हारे कपड़ों से उतना कर्ज तो नहीं चुकेगा, लेकिन कुछ पैसों से मेरा काम तो हो ही जाएगा। और ओबिस्ट होती है, वो शर्मा कर बोलती है तुम कितने कमीने हो, तुम मुझे मार सकते थे लेकिन तुमने मेरे कपड़े छीन लिए, तुम मुझसे गलत करने वाले हो, मैं अपनी बॉडी तुम्हें नहीं दूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझे ख़त्म कर दो लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं डीमन गॉड के लिए काफ़ी लॉयल हूँ, प्लीज़ मत करो ऐसा। जोंग बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा ही सोचती है, मैं इन सब चीज़ों पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी ये औरत डीमन काइंड की है और मेरे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हारे पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तेजी का हमला होता है और तेजी से हमला पड़ता है ओबिस्ट के पास और पूरी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, बेचारी ओबिस्ट भी ख़त्म हो जाती है। मुझे तो ओबिस्ट काफ़ी प्यारी लग रही थी। अगर आपको भी ओबिस्ट के लिए बुरा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा फील हुआ है। और दूसरी तरफ ओबिस्ट से एक खतरनाक सा डीमन कोर निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है और उसके बाद ये डीमन कोर देखकर जोंग खुश हो जाता है। ड्रैगन बोलता है अयो रामा हमको खिला दो जे, हमको भूख लगता जे। जोंग बोलता है अरे खाली बैठे बैठे हराम पेल रहा है, अरे जो कुछ काम धाम कर ले, तेरी माँ का दिन भर बस पड़ा रहता है सुअर। जोंग आता है लेडी फॉक्स के पास और बोलता है कि मैंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया है, अब बताओ तुम ठीक तो हो ना। जोंग तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है कि बेचारी डीमन फॉक्स भी ख़त्म हो गई है। जोंग घबरा जाता है और उसको ऊपर बैठा देता है और उसके गालों को थपथपाते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकती हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी, लिटिल फॉक्स उठ जाओ उठ जाओ। और उसके बाद वो जोंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है अगर आप मुझे ऐसे ही मारते रहेंगे तो सच में मैं ख़त्म हो जाऊँगी। और इसको देखकर जो जोंग होता है काफ़ी खुश हो जाता है कि लेडी फॉक्स अब जिंदा है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा और उसे गोदी में उठा लेता है, जिसके कारण जो डीमन फॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है जिसके कारण मैं ठीक हो जाऊंगी। और इसके लिए आपको मुझे एक हॉट स्प्रिंग में डालना होगा और मेरी बॉडी पे गर्माहट देनी होगी जैसे कि हम सबसे पहली बार मिले थे। जोंग बोलता है अरे ऐसी बात है क्या, इसका मतलब यह है कि हम दोनों को साथ में नहाना होगा, रुको मैं कोई व्यवस्था खोजता हूँ। हम देखते हैं जोंग उसको एक पूल के पास लेके आता है और बोलता है ठीक है फिर यहाँ पर तुम अपने घाव को धो लो, अंडर वाटर में तुम्हारे घाव हील हो जाएंगे। और जो लेडी फॉक्स रहती है वो शर्मा जाती है और बोलती है नहीं मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की भी ज़रूरत है। जोंग बोलता है ऐसी चीज़ क्या, तो वो बोलती है कि हाँ ये इनक्रेडिबल है, आप बस फ्लैक्स कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे आपकी पावर चाहिए। तभी जोंग उसके करीब आ जाता है और बोलता है कि बताओ और क्या चाहिए। तभी वो बोलती है मेरा जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हॉट और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी कीमती है मेरे लिए, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और जो लेडी फॉक्स है वो किस कर लेती है जोंग को और पानी के अंदर गिरा देती है और पानी के अंदर ही उसे किस कर रही होती है। और जोंग बोलता है इतना काफ़ी नहीं है क्या। फॉक्स बोलती है नहीं मुझे थोड़ी देर लगेगी। पानी के अंदर से जब फॉक्स बाहर निकलती है तो वो कम्प्लीटली हील हो जाती है और काफ़ी मस्त रहती है। और उसके बाद जोंग बोलता है तो तुम मुझे मारना चाहती थी क्या। फॉक्स बोलती है मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन सच कहूँ तो मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है और सच कहूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सीन शिफ्ट होता है और सुबह का समय आ जाता है और जोंग बोलता है कि ड्रैगन सुनो, तुमने मेरा 5वां डीमन कोर भी निकल लिया है जिसके कारण तुम्हें हमें अब सवारी देनी होगी। ड्रैगन बोलता है अयो राम अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता जी। लेडी फॉक्स जोंग के सीने से लिपटी हुई रहती है। जोंग बोलता है आज क्या हो गया तुम्हें, मुझे डराना बंद करो तुम। लेडी फॉक्स हैरान हो जाती है और बोलती है जोंग को कि मैंने कुछ अजीब देखा, आपको ये चीज़ नोटिस हुई है क्या जोंग। हम देखते हैं एक लेडी भाग रही होती है और दूसरी तरफ बोलती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दो सैनिक उसके पीछे भाग रहे होते हैं। यह 11 प्रिंसेस ओनोला और मेंटल पावर है इसकी रैंक बी की। ओनोला एक तरह से एल्फ है और वो जोनो हंटर्स बोलते हैं, एल्फ्स काफ़ी रेयर रेस होती है, अगर हम तुम्हें ब्लैक मार्केट में बेच दे तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा और हम करोड़पति बन जाएंगे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज़ हमें लेने दो तुम्हारा। तभी वो बोलती है कि तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो तो तुम मेरे दुश्मन हो समझे, इसीलिए